बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद कहेंगे आपको 24/9 में। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। और नाज़रीन को आज बताते चलें कि 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर दुनिया भर में ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ये है कि इंसानी स्मगलिंग, बच्चियों की जबरी शादी, चाइल्ड लेबर और किसी किस्म की ग़ुलामी है उसका खात्मा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुराने हुए वो दिन जब कहा जाता था कि ग़ुलामी सिर्फ जंजीरों में जकड़े होने का नाम है। आज भी लोग परेशान हैं, आज भी लोग कहीं ना कहीं ग़ुलामी का शिकार हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बात करें तो दुनिया में तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़ुलामी की बसर कर रहे हैं। और फिर दुनिया में बसने वाले हर 1000 में से अबूज़र 5 ऐसे अफराद हैं जो ग़ुलामी का शिकार हैं और उन 5 में से एक बच्चा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ग़ुलामी के हवाले से जो दिन मनाए जा रहे हैं दुनिया भर में, इसमें अगर आगाज़ की बात की जाए तो इस्लाम वो पहला मज़हब था जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया कि ग़ुलामी से निजात दिलवाई जाए इंसानियत को। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के पास ये क्रेडिट जाता है कि पूरी दुनिया में जो भी सिलसिला चला ये उसके बाद ही आना शुरू हुआ। बिल्कुल, उसके बाद ही ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम उसी ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज दुनिया भर में सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी, इंसानी हकूक़ की बात की जाएगी और इन तमाम चीज़ों को, इशू को हाईलाइट किया जाएगा। और आई थिंक मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर बात करें और हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो अपने बेसिक राइट से महरूम हैं और कहीं ना कहीं ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ताकि हम भी ना सिर्फ अवेयरनेस देने में बल्कि एक्चुअली उनको उनके राइट्स देने में अपना रोल प्ले कर सकें। बिल्कुल, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जहाँ पर ग़ुलामी के हवाले से दिन मनाया जा रहा है वहीं पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान में आप देखें कि सदारती इलेक्शन हुए अमेरिका में और उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह से PDM के हवाले से बात की जा रही है कि अब जलसे होंगे। 13 दिसंबर लाहौर की डेट रखी गई है, इस पर भी बात होगी और बहुत सी बातें हैं। लेकिन अभी नज़र डालते हैं रन डाउन पर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बच्चों और ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को कीमियाई तरीके से नामर्द करने के कानून को फौरी नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई। गरीब आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा जारी। देही इलाकों में कीमतों में इजाफे की शरह 16.5% तजावज़ कर गई, जबकि शहरों में महंगाई की शरह 13.7% रही। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस ले लिया। बिलियन ट्री मंसूबे के दौरान कोई दरख्त नहीं लगाया गया। 430 मिलियन दरख्तों का लगना काबिल फहम लगता है। इतने दरख्त लग जाते तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती। KPK का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? KPK के महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है, चीफ जस्टिस के रिमार्क। कोरोना वायरस की दूसरी लहर। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 75 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 2829 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.3%। लाहौर के बाद कराची में भी गैस का बहरान। साइट कोरंगी सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल जोन में गैस प्रेशर ना होने के बराबर। घरेलू सारिफीन को मुश्किलात का सामना। सुई गैस हुकाम का लोड शेडिंग ना करने का दावा। कुदरत ने इंसानों को बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिनमें से फल, सब्जियां, मेवाजात वगैरह शामिल हैं। इन मेवाजात में इंजीर भी शामिल है। आज बताएंगे आपको इंजीर के फवाइद। टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का कल इजलास हुआ, उसमें कुछ अहम फैसले किए गए। बड़ी बैठक हुई थी और सबसे पहले जो बात ज़ेर बहस आई वो PDM के जलसे थे कि PDM के जलसों समेत सियासी और मुआशी सूरत हाल को क्लोजली देखा जाएगा और फिर उस हवाले से इकदाम किए जाएंगे। बिल्कुल, इसके अलावा 14 निकात एजेंडा शामिल था और मुतादिद निकात की मंजूरी भी दी गई है। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन के लिए $150 मिलियन मुख्तस करने की मंजूरी दी है और स्टील मिल्स की निजकारी, मुलाजमीन को गोल्ड हैंड देने समेत मुख्तलिफ इदारों की निजकारी की मंजूरी भी दे दी गई है। बिल्कुल, निजकारी की मंजूरी दे दी गई है। अब उन मुलाजिमीन जो इससे अटैच हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जी निजकारी की मंजूरी दे दी गई है। जो कहा जा रहा था कि शायद डिले हो जाएगा या उसको देखा जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन काबीना में अब ये फैसला हो गया। इसके साथ साथ एक अहम फैसला जो कल किया गया वो कोरोना के इलाज के लिए दलकार इंजेक्शंस की कीमत को कम करने के हवाले से था, जो कि डिसाइड कर लिया गया है कि
अब कीमत कम होगी और जितनी भी इंजेक्शंस या मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगी वो मुनासिब कीमत में आवाम तक मैसर आएंगी। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी भी था क्योंकि कोरोना फैल रहा है और लोगों के पास इस्तात नहीं है कि वो इस कदर महंगी अद्वियात और इंजेक्शन लगवाएं, तो ये अच्छा कदम है जो कि लिया गया है। इसके अलावा काबीना अरकान ने कंस्ट्रक्शन कानून को फौरी नाफिज करने की मंजूरी भी दे दी है और फिर चूँकि कंस्ट्रक्शन पर बात भी की जा रही है तो इस पर भी और फिर एक और अहम जो कि किया गया इस्तेसाल के हवाले से अगर बात की जाए, कैस्ट्रेशन कानून को भी फौरी तौर पर नाफिज करने की मंजूरी दी गई है क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी था। इस पर बात भी हो रही थी कि कैस्ट्रेशन कानून लाया जाए, लेकिन फिर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कुछ लोगों के कि इसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इस पर भी बात। लेकिन कैस्ट्रेशन जो कहा गया और डिसाइड किया गया कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें आलमी इदारों से पूछने की, किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं होते ज़्यादती करने वाले, वो चाहे ख़वातीन से हों या बच्चों से हों, तो अब ये कीमियाई तौर पर नामर्द बनाने का कानून जो है वो मंजूर कर दिया गया है। इसके साथ साथ विफाकी काबीना निजी एयरलाइन एयरसेल के लाइसेंस की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि इस ही इजलास में गैस की किल्लत और कीमतों का मामला भी ज़ेर गौर आया है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के आइंदा इजलास में गैस की किल्लत और कीमतों पर ब्रीफिंग भी ली। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हुक्म दिया कि घरेलू सार्फिन और सनतकारों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है, ये तो हर बार होता है, लेकिन अब ये फिर से उम्मीद की जा रही है कैसे ना। 14 नकात पर बात कर रहे हैं, अमल दरामद होता है या नहीं, दैट्स अनदर स्टोरी। काबीना ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, रावी अर्बन डेवलपमेंट और बंडल आइलैंड के बरवक्त तकमील पर भी इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक फ्रांस से सफारती ताल्लुकात मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करने से मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। बिल्कुल, विफाकी काबीना ने बच्चों और ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को केमियाई तरीके से जो नामद करने का कानून फौरी तौर पर नाफिज करने का हवाले से बात की, इस पर मंजूरी भी दी गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के केसेस में केमियाई तौर पर नामद करने की सज़ा पर दोबारा बहस भी हुई। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये बात वाज़ेह तौर पर साबित कर दी गई कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी से पूछें या किसी से पूछ कर ये डिसाइड करें कि असल में लॉ क्या होगा। फिर साथ साथ विफाकी काबीना में बाज़ वज़रा ने मुल्तान जलसे के हवाले से जब जिक्र किया तो उसमें भी कहा गया कि पंजाब हुकूमत की खामियां हैं, ये मामला वहाँ पर उठाया गया और कल हम ये बात कर रहे थे कि एक्चुअली ये काबीना के ज़ेरे बहस आएगा और उसमें कहा कि पकड़ धकड़ करने की ज़रूरत नहीं है, रुकावटें डालने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें जलसा करने दो। लेकिन वहीं पर ये तनबीह भी कर दी गई कि अगर उस जलसे के बाद केसेस में इजाफा हुआ तो FIRs भी होंगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी। बिल्कुल, अब लाहौर का जलसा है 13 दिसंबर को। अब ये फैसला कर लिया गया है कि रोका नहीं जाएगा, जैसे कि मुल्तान कि जिस तरह से रोका गया है उसमें ऐसे लगा कि प्लानिंग नहीं थी और फिर जब अब प्लान ये बनाया गया कि रोकना नहीं है, लेकिन चूंकि कानूनी तौर पर दफ़ा 144 के हवाले से बात की जा रही है, फिर ये कहा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, तो फिर क्या होगा? फिर होना तो यही है कि जलसा आप होने दें और उसके बाद फिर आप कानूनी कार्रवाई के लिए आपके पास इख्तियार है वो आप कर सकते हैं। और दूसरी तरफ PDM ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। कल मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि अब लाहौर का जलसा तो होगा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुल्तान का मकरूज़ हूँ कि उन्होंने इस कदर खुश दिली से न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि जलसे में शिरकत करके उनके एजेंडे पर अपनी मुहर लगाई है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में जब मीटिंग होगी तो उसमें आइंदा की हिकमत अमली पर भी बात होने जा रही है। तो अब देखते हैं कि 8 दिसंबर को क्या होता है। फिर लॉन्ग मार्च हमारी तहरीक में एक आखिरी ऑप्शन है, ये भी कहा सरबराह इजलास में, और उन्होंने कहा कि फ़ैसले पर हम अमल करेंगे जो भी फ़ैसले होंगे, यानी कि 8 दिसंबर को जो भी फ़ैसले होते हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च है, चाहे वो धरना है, चाहे कोई और ऑप्शन है, उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को हम फाइनल कर लेंगे और उसके बाद फिर सभी इस पर फॉलो करने के लिए भी पाबंद होंगे। इससे पहले तो वो वीकेंड्स पर मुजाहिरों की कॉल भी दे चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को अवाम नज़र नहीं आते, जो जलसा क्या नज़र आएगा, हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई गैर मुतल्लिका है तो वो इमरान खान और उनकी सूबाई हुकूमतें हैं, हुक्मरान अवाम से लाताल्लुक हो गए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो GDP है वो 5% थी, अब 0.4 यानी कि मनफी में जा रही है। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है। और उनके साथ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी थे, जो ऑब्वियसली मुल्तान में पीपल्स पार्टी की तरफ से होस्ट कर रहे थे इस जलसे को। बिल्कुल, उन्होंने भी कहा कि पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर PDM ने जो तयशुदा 6 जलसे थे अब वो 8 कर दिए हैं, और सानिया कारसाज और यौम तासीस के जलसे पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर किए गए 6 से 8 किया गया। फिर बिजली बंद और खाना बंद, पानी बंद, दुकानें बंद, केटरिंग बंद की गई, यानी कि इंतज़ामी की तरफ से कोई ऑप्शन ऐसी नहीं छोड़ी कि जिधर से आसानी पैदा हो सके। हर जगह पर बंदिश लगाई गई थी। कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया,
दस्तखत करवाए गए कि जो जलसे करवाएगा या करेगा उसमें शामिल होगा उसको 10 लाख तावान भी देना होगा। बिल्कुल, पकड़ धड़कड़ का ये सिलसिला था, ये जारी और सारी रहा, लेकिन फिर जलसा भी हुआ, आवाम भी आई, कारकुनों ने शिरकत भी की और लीडरान ने खताब भी किया, और ऐसा ही कहना है PDM का कि लाहौर में भी होगा। तो ये तो हुआ जलसों और सियासत की बात। वहीं पर एक लाइटर नोट पर अबूज़र, कल एक वीडियो जो बख्तावर ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की, मुख्तसर वीडियो उनकी मंगनी की तकरीब की, बट मुझे बहुत क्यूट लगी और बड़े बहुत फिट किस्म का डेकोरेशन था, बड़ा ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब भी पहुंचे थे और थोड़ी देर के लिए वो आए, वो बीमार हैं लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि वो आ सकें और ये इस अहम फंक्शन में वो शिरकत कर सकें। बिलावल भुट्टो कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो शिरकत नहीं कर पाए थे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, लिंक के जरिए तकरीब में मौजूद रहे। इनफैक्ट उन्होंने अपनी सेल्फी भी शेयर की जो वीडियो लिंक के जरिए वो पूरी तकरीब देख रहे थे और एक तरफ वो खुद नजर आ रहे। और फिर दिन का फंक्शन था 27 नवंबर को जब ये फंक्शन हुआ है, बड़ा अच्छा लगा, डेकोर बड़ा अच्छा है, फिर सबका वहाँ पे घुलना मिलना और फिर कोरोना SOPs को फॉलो भी करना, ये भी बड़ा जरूरी था। ये बाकायदा कहा गया था कि जो आए वो कोरोना SOPs को फॉलो करें। कार्ड में बाकायदा SOP था कि आपने अपना कोविड नेगेटिव टेस्ट ईमेल करना है बिलावल हाउस की जो ईमेल एड्रेस है उस पर ऑफिशियली, और फिर आप उसको अटेंड कर सकेंगे। बट मुझे हमेशा से ही पता नहीं क्यों इन वेडिंग एंगेजमेंट वीडियोस में जो स्माइलिंग कपल है वो बड़ा मज़े का लगता है। तो अल्लाह ताला हमेशा उन्हें खुश रखे जी, खुश रहें, आबाद रहें। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा जेस्चर था कि कुछ हुकूमती अरकान उनकी ये वीडियो या पिक्चर्स शेयर करके इनको मुबारकबाद दे रहे थे, और किसी ने तो ये भी लिखा था कि बेटियां सांझी होती हैं। तो आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ एटीट्यूड जो हमें अपनी पॉलिटिक्स में चाहिए कि आप जातियात के ऊपर ना जाएं। हाँ, सियासत में आप जितना मर्जी इख्तलाफ रखें, लेकिन बात फिर वही है कि बेटियां सांझी होती हैं। और इसके अलावा चूँकि एक बड़ा अच्छा ये फंक्शन होता है, माहौल भी अच्छा है, लेकिन इसमें जो मुझे एक बड़ा अच्छा रिलेशन लगता है वो है बाप का अपनी बेटी को जब वो लेकर आए हैं, वालिद साहब आसिफ ज़रदारी साहब हैं, इसमें कोई भी ऐसा फंक्शन हो उसमें ये जो रिलेशन है ना इसकी खूबसूरती और ज़्यादा नुमाया होती है। और सालों बाद भुट्टो फैमिली में बिलावल हाउस में एक खुशी का मौका आया और बड़ी खुशी का मौका आया। तो चलिए जी, बेस्ट विशेस फॉर बख्तावर एंड जनवरी में शादी है तो उसके लिए भी हम लोग गुड लक कहते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हमें इसी ब्रेक की तरफ ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में एक और जिसका इशू बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना वो है महंगाई से आवाम सता रहे हैं, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन जब फैक्ट्स नज़र आते हैं तो फिर ये चीज़ सामने आती है कि अभी भी कंट्रोल महंगाई पर नहीं किया जा रहा। कीपिंग अ टैब, कितने नोटिस लिए वज़ीर आज़म ने? आई थिंक ऑलमोस्ट 13 नोटिस अब तक लिए जा चुके हैं और टाइम भी देते हैं 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है। कल काबीना इजलास में भी ये कहा कि आवाम परेशान ना हो, लेकिन आवाम कैसे परेशान ना हो? अगर हम नवंबर की ही बात कर लें तो महंगाई की शरह 8.3% रही, जबकि आमदन लोगों की कम होती जा रही है। अक्टूबर में महंगाई की शरह 8.9% थी, जबकि जुलाई से नवंबर तक ये शरह 8.76% रही है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरियाँ हैं जिनमें सब्जियाँ शामिल हैं, मसाला जात की सब्जियाँ शामिल हैं जिनमें प्याज, आलू से मेरी मतलब मसाले में तो नहीं आता आलू, लेकिन रेगुलरली हर सब्जी के साथ वो पकाया जाता है तो बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। फिर उसके साथ अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च, धनिया, ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपने अगर दाल भी बनानी है, अब उसे चावल भी बनाना है तो उसमें यूज हो रहा है जी। और फिर अदरक का आपने जिक्र किया, अदरक 500 रुपए क्रॉस कर चुका है, रिकॉर्ड हो चुके हैं अदरक के हवाले से बात करें। प्याज है वो भी बढ़ गया, सब्जियां बढ़ गई हैं, फिर इसके साथ अंडों की कीमत बढ़ गई है, चिकन रिकॉर्ड रेट पर जा चुका है। तो ये सारा जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो आम आवाम पर पड़ता है। आम आवाम परेशान है जब वो घर से निकलती है सब्जी लेने, दालें लेने या फिर और अशिया खुरनोश की चीज़ें लेने, तो फिर परेशान होती है कि उनके पास जेब में पैसे कम हैं और रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हर हफ्ते रेट में इंक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी पर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों से जान लेते हैं सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो हम रुख करेंगे रोशनियों के कराची का, जहाँ से हमें हबीब ने ज्वाइन किया है। हबीब, अवाम क्या कहते हैं कराची के? सब्जियां, फल महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। आज की अगर रेट्स की हम बात करें तो जो गवर्नमेंट तयशुदा रेट्स हैं, क्या उनके ऊपर कीमतें फिक्स्ड रहती हैं? क्या आवाम को वो कीमतें ज़्यादा लगती हैं या लोग मुनाफाखोरी करते हैं तो लोग कहते हैं महंगाई है?
बिल्कुल सिमल, देखें कराची की सूरत हाल मुल्क भर से मुख्तलिफ नहीं है। तमाम तर अशिया खुर्दनोश जो है, ख़ास तौर पे अशिया ज़रूरिया जिन्हें कहते हैं, सब्ज़ी हो, मसाला जात हो या इसके अलावा जो घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं जिसमें आटा, दाल, चीनी और घी वगैरह है, तो सब चीज़ों की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं, मुसलसल देखने में आ रहा है। दावे तो बहुत किए जाते रहे कि महंगाई पे जो है वो काबू करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ से बात करें तो शहर की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। तमाम तर अशिया खुर्दनोश जो है उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर करने के लिए निकलते हैं तो उनसे यही एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि महंगाई पर काबू जो है वो हुकूमत के बस की बात नहीं है। प्राइस लिस्टों पर कंट्रोल करना, ना प्राइस लिस्टों पर अमल दरामद करवाना, ये किसी के बस की बात नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि प्राइस लिस्टें अगर बात की जाए तो प्राइस लिस्टें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मार्केट के रेट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब इस हवाले से सब्ज़ी फरोशों से बात की जाती है, उनका भी अपना एक मौक़िफ़ होता है कि पीछे से जो है वो हमें चीज़ें महंगी मौसूल हो रही हैं तो हम यहाँ पर सस्ती दामों पर फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। तो एक ओवरऑल जो महंगाई का सैलाब है उसने तो शहरियों को अपनी लपेट में जो है वो जकड़ा हुआ है। काफ़ी अरसे से शहरी इस बात से परेशान दिखाई दे रहे हैं कि तमाम तर जो मामलात हैं वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो महंगाई है, जो एक बुनियादी ज़रूरत है जिसके लिए हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें वो कम कीमत पर मिल सके, ऐसा नहीं हो पा रहा और आता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा कि ऐसा हो जाए, क्योंकि कोई इकदाम नहीं इस पर किए जा रहे, कोई ख़ास ऐसे नज़र आते हों सिवाय के नोटिस लिया जाता है। हबीब साथ ही मौजूद रहेगा, मुल्तान से हमें ज्वाइन किया अली ने, उनसे हम जान लेते हैं वहाँ पर सिचुएशन क्या है। अरे आप बताइएगा, जिस तरह से हबीब बता रहे थे कि सिचुएशन अभी भी परेशान को नहीं है, लोग परेशान है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, खुसूसी अगर चिकन की बात करें, रेट कितने बढ़ गए हैं? मदीनतुल औलिया मुल्तान में जो सूरत हाल है वो दीगर शहर की निस्बत जो है कदरे मुख्तलिफ नहीं। यहाँ पर भी वैसे ही हालात, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, सब्ज़ी और फलों की कीमतों के साथ साथ अब जो ब्रॉयलर का गोश्त है उसकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी है। ब्रॉयलर गोश्त की ख़ास बात यह है कि इसकी जो कीमत में इजाफा वो देखते देखते चंद 2 से 3 हफ्तों के माबैन हुआ, क्योंकि मैंने खुद ही इस बात का मुशाहिदा किया है कि 2 से 3 हफ्ते पहले जो चिकन की कीमत थी वो 270, 280 ऐसे थी, लेकिन देखते देखते कल की और आज की जो कीमत है मुल्तान शहर में वो 320, 310, 340 ऐसे फ़रोख्त हो रहा है। अभी तक तो मुल्तान की मार्केट में जहाँ मैं मौजूद हूँ रेट लिस्ट नहीं है, लेकिन कल का जो रेट है यहाँ पर दुकानदारों के मुताबिक कल की जो कीमत है वो उसके मुताबिक अभी उसी गोश्त को फ़रोख्त कर रहे हैं। यानी कि अगर सप्लाई की बात की जाए तो यहाँ पर आज सप्लाई की कीमत जो है वो 230, 235, 240 है, जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट देखने को मिलते हैं। मुल्तान में एक मामला ये भी है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट से मुख्तलिफ कीमतें होती हैं। एक रेट लिस्ट जो इंतजामिया की जानिब से जारी कर दी जाती है उसके मुताबिक जो गोश्त जो है वो फ़रोख्त नहीं होता है। हर दुकानदार की अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि दुकानदार ये कहते हैं कि जी जो रेट लिस्ट वहाँ से दी जाती है उसमें तो फ़रोख्त कर ही नहीं सकते। जैसे कि आज की जो कल की अगर बात करें सरकारी जो लिस्ट थी उसमें जो सप्लाई का रेट था वो 210, 220 था, जबकि दुकानदार जब हमारी बात हुई और आज जो उन्होंने ख़रीदा है सप्लाई तो वो जो है जिंदा ब्रॉयलर की कीमत जो है वो 235, 240 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से पड़ रही है। अब इस तमाम तर मामले में जो असल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो आवाम है, गरीब आवाम है, जिनके लिए न सिर्फ गोश्त। ठीक है, ये तो कीमतों की बात हो गई। अली, जो आप जिक्र कर रहे थे, मैं वापस हबीब की तरफ जाना चाहूँगी। हबीब, आपने हमें बताया कि आवाम तो बेचारे परेशान हाल हैं, और अभी जैसे चिकन की कीमतें मैं सुन रही थी तो मुझे लगता है कि गरीब आदमी तो अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपनी सब्जियों में, मतलब आपको याद है बुजुर्ग बचपन में हम सब्जियों के साथ चिकन खाया करते थे, खाली चिकन भी बनता था, तो अब तो वो ख्वाबे खरगोश हो गया। लेकिन हबीब ये बताइएगा कि वजह क्या, किस चीज़ को ब्लेम करती है आवाम? क्या इंतज़ामिया जो है या जो भी कमेटीज़ हैं वो अमल दरामद नहीं करा पाती मुकर्ररा कीमतों पर, या मुकर्ररा कीमतें ही बहुत ज़्यादा हैं? मैं वापस अपने उसी सवाल की तरफ आऊँगी। बिल्कुल सीमल, देखें कीमतें अगर बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। चिकन ख़ास तौर पे अगर बात करें कराची में तो चिकन के जो रेट्स हैं वो मुकर्ररा कीमतें तो आज भी अगर कमिश्नर कराची के लिस्ट के हवाले से बात करें तो 230 रुपये जो है वो फ़ी किलो गोश्त की कीमत मुकर्रर है, लेकिन इसके बरक्स शहर में 400 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो गोश्त इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अंडों की बात करें तो अंडों की जो फ़ी दर्जन कीमत है वो 80 रुपये से 82 रुपये फ़ी दर्जन जो है उसकी कीमत मुकर्रर की गई हुई है कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट पे, जो कि शहरियों के लिए एक तौर पे ख़रीदने के काबिल होते हैं। लेकिन मार्केट में जो सूरत हाल है, शहर में इस वक्त अंडा 170 रुपये दर्जन तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। 170 और 80 रुपये में बहुत फ़र्क है, करीबन 100 रुपये का फ़र्क, 90 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई है? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
बिल्कुल, इंतज़ामिया का काम सिर्फ यहाँ पे यही दिखाई देता है कि एक प्राइस लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है, वो दे दी जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाना वो हमें शहर की किसी भी मार्केट में कहीं पर भी जो है वो नहीं दिखाई देता है। सब अपनी मनमानियाँ करते दिखाई देते हैं। जब यहाँ पर सब्ज़ी फरोशों से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम मार्केट से जो है मंडी से महंगा ख़रीद के लेके आते हैं। मंडी वालों को कहना होता है कि हम उससे पीछे से जो ख़रीदारी करके लेके आ रहे हैं वो महंगी हो रही है। तो हर तरफ एक जो है वो इल्ज़ामात का जो इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात जो है वो एक सिलसिला बना रहता है, लेकिन इस चीज़ को ओन करने के लिए और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ओन करने के लिए तैयार है। सिर्फ इल्ज़ामात देने के लिए हर दूसरा शख्स तैयार है कि फलाने उसकी गलती है, अपनी गलती नहीं है। तो अली आप बताएं, जिस तरह से हबीब ने बताया कि वहाँ पर कराची में सिचुएशन ये है कि रेट जो भी हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मुल्तान में सरकारी रेट और एक्चुअल रेट में कितना फ़र्क है और फिर कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, मुल्तान में जो सूरत हाल है बिल्कुल ऐसे ही है। इंतजामिया की जानिब से जो रेल लिस्ट जारी कर दी जाती है, अभी तक तो जहाँ मैं मौजूद हूँ इस मार्केट अभी तक सरकारी रेल लिस्ट नहीं है। जब तक का टाइम होता है कि रेल लिस्ट सुबह के वक्त ही दे दी जाती है, लगाई जाती है, ताकि इसका मकसद ये कि जब शहरी गोश्त खरीदते हैं तो उनको जो लिस्ट आवेज़ा है उसके मुताबिक उनको गोश्त दीजिए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब अगर सरकारी रेट की बात की जाए, जो कल का रेट था वो सप्लाई रेट जो था 210 लिखा हुआ उस लिस्ट पर, लेकिन दुकानदार ये कहते हैं जी हमने तो खरीदी ही मुर्गी 230 और 235 का 210 पे कैसे होगा रेट, और सीधा जो सरकारी रेट था वो 310 था। अब दुकानदार ये कहते हैं जब खरीदा 340 का है, 335 का है, 235 240 का है, तो बेचेंगे कैसे उसको 310 320 पे। तो ये सूरत है मुल्तान में। तो आपने मुझे बता दिया सरकारी निर्खनामे का हाल। पंजाब में तो एक और भी फायदा है ना हबीब, कराची में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पंजाब में एक और भी फायदा है। हम बड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर खेल खेलते हैं, इनोवेशन लाकर बड़े चर्चे करते हैं। कीमत एप्लीकेशन बनाई थी पंजाब हुकूमत ने, जिसमें अगर आप मुल्तान और मुल्तान से रिलेटेड एरिया दायर करें तो आपके पास कीमतें आ जाती हैं। उसमें मैंने पोल्ट्री की कीमतें खोली हैं। अली मेरे पास तो मुर्गी का जो गोश्त है वो 310 रुपये में आ रहा है और 300 रुपये दोइम कीमत है, मतलब दो कीमतें वेरी की गई हैं। आप मुझे 200 कुछ रुपए बता रहे हैं सरकारी निर्खनामे पर, तो इनके तो अपने ही निर्खनामों के ऊपर सिंक नहीं है। आप देखें ना, 1 दिसंबर 2020 तारीख इजरा है उसका, और उस पर जो कीमत दी है मुर्गी के गोश्त की वो 300 रुपये। अंडे जो हैं दर्जन 165 170 रुपये हैं। तो ये तो पंजाब की अपनी एप्लीकेशन है, वहां पर अगर उन्होंने एग्जैक्ट रेट्स दायर नहीं किए हुए तो फिर तो ये खुला तजाद है, किस पे बेचे दुकानदार, वो तो 300 रुपये में भी बेच देंगे। आवाज़ दिल्ली तक नहीं जा रही थी, लेकिन हबीब आपने सुन लिया। हबीब आप क्या कहेंगे कि क्या कराची में कोई ऐसा प्लान है इंतजामिया का, कोई ऐसी एप्लीकेशन लाने का जिसको बैठकर फिर हम देख सकें एक सरकारी निर्खनामा है, एक कीमत ऐप है, एक एक्चुअल ग्राउंड कीमत है और फिर मार्केट्स के अंदर कीमतें मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल सीमत, कराची में भी जो है वो आवाम के लिए कमिश्नर कराची की जानिब से एक प्राइस लिस्ट की जो एप्लीकेशन है वो तो बनाई गई है। अच्छा। और उस पर जो है वो रोज़ाना के बुनियाद पर अपडेट्स भी आती है, लेकिन उन लिस्ट में जो अपडेट आती है वो वही लिस्ट होती है जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी न्यूज़ वगैरह में शेयर कराते हैं। और यहाँ पर उस लिस्ट में और जो सरकारी जो निर्ख है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन मार्केट से उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट में तकरीबन 100 से 150 रुपये का जो है वो फ़र्क आ रहा है, और इस पर ख़रीदार जो है जब उनसे सवाल करते हैं तो उनको कहना, जिस तरह अली ने भी बताया कि मुल्तान में भी सूरत हाल है कि जब उसकी खरीदारी उस रेट। जी हमारे साथ मौजूद है अली। जी अली, आप तक आवाज़ आ रही है? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अली, जैसे कि हमने पूछा है कि हबीब ने तो बताया कि एप्लीकेशन है कराची में भी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है कि रेट्स क्या हैं सरकारी। मुल्तान में क्या सरकारी एप्लीकेशन जो हुकूमत की तरफ से बनाई गई है वो अलग रेट बता रही है, फिर जो सरकारी रेट डीसी की तरफ से आता है वो अलग रेट बता रहे हैं, ओपन मार्केट में रेट अलग है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों है? जी पंजाब में भी जो सूरत हाल ऐसे है क्योंकि पंजाब की जानिब से पंजाब जैसे आइकन बनाई गई है जिसमें बाकायदा तौर पर अशिया खुर्द नोश, सब्जी और घी, दाल चीनी की कीमत जो है गोश्त की भी अपलोड होती रहती है। लेकिन असल जो स्टोरी है वो ये है कि कीमतों का बड़ा तजाद पाया जाता है। वहाँ पर जो अपलोड होती है वही लिस्ट है जो हम यहाँ पर दिखाते हैं, बताते हैं, जो इंतजामिया की जानिब से जारी कर दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक कीमत वो होती है जब शहरी बाजार में चीज़ें खरीदने आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली, लेकिन आज फॉलो अप कीजिएगा, चेक कीजिएगा, क्योंकि आप कीमतें बता रहे हैं 200-250 के करीब चिकन कल की सरकारी रेट पे, और मेरे पास एप्लीकेशन में 310 आ रहे हैं। तो दैट्स अ स्टोरी फॉर यू टू कवर। मैं ये कह रही थी जब आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ था। वेल, थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ मुल्तान से मौजूद थे। हबीब, आपका भी शुक्रिया, आप कराची से हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो सिचुएशन हमने देखी है कराची में और मुल्तान में, वो पूरे पाकिस्तान में नज़र आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि कीमतें बढ़ती रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जब बढ़ती हैं तो वापसी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है कि एक दफ़ा चले बढ़ गए हैं,
है, कोई वजह है, डॉलर है, वटेवर आप रीज़न बना देते हैं, इन्फ्लेशन है, लॉकडाउन है, लेकिन फिर वापस आना चाहिए, वापस कभी रेट नहीं आता है। बिल्कुल, और उससे ज़्यादा ही जाता है। और अगर वापसी का सफ़र होना होता है तो वो 1-2 रुपये होता है, आगे जाने का सफ़र होता है तो 15-20 रुपये तक चला जाता है। मैं थोड़ा मोतदिल हो रही थी और मैं कह रही थी कि 10-15 रुपये, आपने डायरेक्ट 15-20 बोला और बिल्कुल ठीक बोला। इस पर आवाम क्या कहते हैं? असल में तो परेशान वो हैं, असल में तो सफ़र आवाम कर रहे हैं। तो आवाम का इस हवाले से क्या कहना है, महंगाई किस हद तक उनकी ज़िंदगी को मुतासर कर रही है, हमने लोगों से बात की। बिल्कुल, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, और गरीब से गरीब तक होता जा रहा है। अमीरों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीबों के लिए प्रॉब्लम है सारी। जितनी भी प्रॉब्लम है सब गरीबों के लिए है। महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। हाँ, महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, गरीब ऐसे ही आप देख रहे हो रोडों पे खड़े हैं ऐसे ही बेचारे। आवाम कहाँ जाएगा फिर? कंट्रोल ऐसे होगी, कुछ आवाम के हाथ में भी है, कुछ ऊपर वाले भी कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह हो जाएगी कंट्रोल। गवर्नमेंट है हमारी, और कौन है? गवर्नमेंट की वजह से तो लोग परेशान हैं। तो देखें बाजार के क्या पोजीशन है, सन्नाटा है। कारोबार तो मुतासिर होगा, एक तो कोरोना की वजह से और कुछ महंगाई की वजह से, और जेल कौन रहा है वो आवाम। हमें तो इमरान खान साहब ही लग रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर जो चीज़ हमें एक 30-40 रुपए की मिलती थी वो हमें 45 रुपए 50 रुपए की मिल रही है। उसके हम रिटेल जो 45 रुपए की करते थे अब वो हमें 40-45 रुपए की मिल रही है। हम किस तरीके से करें? पर ऐसा तो नहीं है कि उनको खुद नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, ऐसा जो ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं उनको कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि अभी तक एड्रेस नहीं हुए। एक जनरल बंदा जो है, वो आम बंदा जो इस वक्त रह रहा है, वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है, वो बहुत मुश्किल है। ये बात इनको लोअर लेवल में, लोअर तबके की सोचनी चाहिए कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। ये है कि जो पोर हैं वो ज़्यादा पोर हो जा रहे हैं और जो रिच हैं वो ज़्यादा रिच हो जा रहे हैं। मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है। तो अब जब मिडिल क्लास ही ख़त्म हो जाएगी फिर तो राइट्स वगैरह ही शुरू होंगे ना। अवाम बेचैन हो रही है, अवाम कह रही है कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है। तो अल्टीमेटली कि अगर आप जो लोअर परसेंटेज हैं अगर आप उनको इग्नोर करते रहें, ये तो राइट्स करेंगे, ये तो कुछ ना कुछ करेंगे कि अपने राइट्स के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हुकूमत अपोजिशन के पीछे पड़ी हुई है, अपोजिशन हुकूमत के पीछे पड़ी हुई है। अवाम जो पीस रहे हैं उसका किसी को भी ख्याल नहीं है। अपोजिशन ये कह रही है कि हमारे खिलाफ गलत एहतसाब हो रहा है, हुकूमत कह रही है हम आए एहतसाब करने के लिए हैं। एहतसाब हुकूमत का नहीं कर रहा है, हुकूमत अपोजिशन का एहतसाब नहीं कर रही, अवाम का कर रही है। और मैं सिलेक्टर्स को ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी लाई हुई तब्दीली जो है ये हम गरीब आवाम के लिए अजाब बन गई है। आवाम देखिए मैं आपको बताऊं, महंगाई जो बढ़ रही है ये रातों रात नहीं बढ़ी, ये पूरी दुनिया में ये महंगाई का तूफ़ान है। ये पाकिस्तान में अकेले नहीं है। पहले जब जर्मन वॉल टूटी थी तो यूरोप सारा हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान, अब ये जो कोरोना आया है उसके बाद तो ये सारे सफ़र है कोरोना के। इसमें पाकिस्तान तो बेहतर परफॉर्म कर रहा है रादर दैन अदर कंट्रीज़। हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि इसके ऊपर जो आइंदा आने वाले 5 साल हैं उसके मुताबिक हम इसको डील करें। महंगाई सर इसलिए बढ़ रही है, तवज्जो नहीं है। माफियात पे तवज्जो देनी चाहिए। जब माफियात पे तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद सब कंट्रोल हो जाएगा। जब तक उनके बारे में नहीं सोचेंगे महंगाई ऐसे ही, ये यानी कि जो माफिया बैठी हुई है, ठीक है, जैसे टीवी में यानी कि सुनते हैं कि जी बड़ी बड़ी यानी कि ना वो लोग हैं जो माफिया है वो महंगाई कर देते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे ये महंगाई ऐसे ही चलती रहेगी। यूटिलिटी स्टोर पे तो प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। नाम की टाइगर फोर्स है, सारी चीज़ें जो हैं वो बस वैसे ही। सिचुएशन आपने देखी है एग्जैक्टली। मुख्तलिफ शहरों में लोग यही कह रहे हैं महंगाई है और बेसिक वजह माफियाज, एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर और फिर तवज्जो देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, तवज्जो देनी चाहिए और लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसमें एक बात जो किसी एक सारिफ ने की, एक शहरी ने की, वो आई थिंक उनका ताल्लुक लाहौर से था और वो मिडिल क्लास का जिक्र कर रहे थे। और यकीन जानिए कि ये बात 100% दुरुस्त है। किसी भी मुल्क की इकॉनमी में बेहतरी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आपकी मिडिल क्लास स्टेबल होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को आई थिंक नाउ इज़ द पॉइंट कंसीडर करना चाहिए इस पॉइंट को कि क्या हमारी मिडिल क्लास स्टेबल है, क्या वाकई हमारी मिडिल क्लास बहुत मुतासर हो रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट अगर इस चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगी तो शायद उसकी पॉलिसीज, शायद उसकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना शुरू। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मिडिल क्लास किसी भी इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की किरदार अदा करती है। और हमने ये देखा है कि हमारे पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में मिडिल क्लास जो है वो श्रिंक होती जा रही है। और जब श्रिंक हो रही है तो एलीट और पुअर
क्लास बढ़ती जा रही है। एलीट का एक सेक्शन होता है, हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन जब पुअर क्लास बढ़ती जाए तो उससे इकॉनमी ओवरऑल नीचे जाती है, जो कि पाकिस्तान में बेसिक वजह बनी है कि हमारी मिडिल क्लास ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इन गुज़िश्ता सालों में। इसी के साथ नाज़रीन हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, एक ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई और बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स जो हैं वो उसमें शेयर किए गए, और वो केस था दरियाओं और नहरों के किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस, जिसमें बिलियन ट्री मंसूबे का नोटिस तो लिया गया, लेकिन ये बिलियन ट्री मंसूबा है क्या और कब शुरू हुआ ये हम आपको बताएंगे। बिलियन ट्री मंसूबा जो है वो सुनामी मंसूबा तहरीक इंसाफ हुकूमत के पहले दौर में ही शुरू हुआ था। इसकी मकसद ये था एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है। इसका मकसद ये था कि जब ग्रीनरी होगी तो फिर हमारा माहौल बेहतर होगा। हुकूमत का ये दावा किया गया कि इस मंसूबे के तहत सूबे भर में केपी में मतलब तकरीबन 1 अरब के करीब दरख्त लगाए गए हैं, और फिर उसे बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नाम दिया गया, और उसके लिए 2013 में टास्क फोर्स भी बनाई गई। फिर खैबर पख्तूनख्वा में 2014 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 14 अरब 32 करोड़ से बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा का आगाज किया था। तहम इस मंसूबे का बाकायदा आगाज 2015 में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने उस वक्त किया, और शजरकारी सूबे के 3 बड़े डिवीजन हज़ारा, मालाकंड और जनूबी इजला में की गई, और जिससे ये कहा गया कि इधर ही यहाँ प्लांटेशन की जाएगी। 40% पौधे उन इलाकों में लगाए गए थे जहाँ पहले से जंगलात मौजूद नहीं थे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म आलमी इदारे ICUN के मुताबिक बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बाद खैबर पख्तूनख्वा का शुमार दुनिया के उन इलाकों में किया जाने लगा जहाँ पर आलमी मुआहदे बोन चैलेंज के तहत 3.5 लाख हेक्टेयर रकबे पर पौधे लगाने का हदफ पूरा किया गया। और फिर फरवरी 2018 को इमरान खान साहब ने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 साल के दौरान 1 अरब 12 करोड़ दरख्त लगाए गए हैं। अब 1 अरब 12 करोड़ दरख्त लगाए कहाँ गए, ये भी सवाल हैं जो कि अभी तक जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कल यही हुआ, जबकि 5 फरवरी 2018 को सरकारी दस्तावेजात में दरख्त सिर्फ 22 करोड़ ही निकले, यानी कि सवाल तब भी उठ रहे थे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मालाकंड डिवीजन में 11 करोड़ 18 लाख 12,225, जबकि डेरा इस्माइल खान डिवीजन में 1 करोड़ 21 लाख 23,958 पौधे लगाए गए थे, जो कि एक बिग डिफरेंस है 1 अरब और 12 करोड़ में। फिर हज़ारा डिवीजन की अगर बात की जाए तो सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक वहाँ पर 8 करोड़ 27 लाख 69,908, कोहाट डिवीजन में 84 लाख 22,861, जबकि मर्दान डिवीजन में 63 लाख 5,133 पौधे लगाए गए। और फिर 12 मार्च 2018 को नैब ने बिलियन ट्री मंसूबे में मुबैना खुर्द की शिकायत की तहकीकात का फैसला भी किया, यानी कि इतना पैसा अगर लगा है तो फिर कहाँ पर गया है और दरख्त कहाँ पर है, ये काउंटिंग शुरू हो गई। नैब ने मार्च 2019 में बिलियन ट्री स्कैंडल सामने आने और उसके हवाले से 24 शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी का हुक्म दिया, और दस्तावेजात के मुताबिक इब्तदाई इंक्वायरी के दौरान 40 करोड़ 20 लाख रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात भी साबित हो चुके हैं। ये तो करप्शन के इल्ज़ामात थे रुपयों के हवाले से, दरख्तों की काउंटिंग के हवाले से जो करप्शन थी दैट वाज अनदर मैटर। फिर नैब ने मंसूबे की इब्तदाई तहकीकात में सरकारी खजाने को 462 मिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाने का इंकशाफ भी किया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मेगा स्कैंडल को इंक्वायरी से तफ्तीश और मजीद तहकीकात के लिए 4 अलग अलग तहकीकात और 6 इंक्वायरियों की इजाज़त भी तलब की। जुलाई 2020, जी हाँ, हम कुछ महीनों पहले की बात कर रहे हैं, जब बिलियन ट्री प्रोजेक्ट में महकमाना कार्रवाई में भी संगीन बेसाख्तगियाँ और खुर्द का इंकशाफ हुआ तो सवालात और भी उठने लगे। और रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान जंगलात डिवीजन के एहलकारों से शजरकारी में बेज़ाब्तगियों और नाकामी पर करोड़ों रुपए वसूल भी किए गए थे। और 8 अक्टूबर 2020 को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में भी केपी के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ, और केपी के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में 41 करोड़ रुपए की बेकायदगियां की गई हैं, ऐसा कहना था ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, ये कोई ऐसा ऑडिट नहीं था कि जो थर्ड पार्टी से कराया गया हो या प्राइवेट पार्टी से कराया गया हो, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट थी। और फिर 9 महकमा जंगलात ने एक पौधे के बजाय
17 रुपए में खरीदा, यानी कि 9 रुपए का पौधा था, उसकी खरीद जो है वो करीबन 8 रुपए बढ़ाकर 17 रुपए में खरीदी गई। फिर 36% बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का टारगेट जो है वो भी मिस किया गया, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए का नुकसान भी पहुंचा है। ये वो सवालात हैं जो ओवर द ईयर्स नैब की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आते रहे, लेकिन कुछ ऐसे ही सवालात कल सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान भी उठाए गए। बिल्कुल, और ये अहम सवालात उठाए गए और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मौजूद के साथ कहा कि केपी के महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है, क्योंकि ये मालूम नहीं हो पा रहा कि कहाँ पर पैसे गए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नथिया गली, मालम जब्बा और मरी समेत कहीं पर दरख्त नहीं दिखाई दे रहे। केपीके का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? सिर्फ केपी के ही नहीं, सिंध के हवाले से भी बात हुई और पंजाब के हवाले से भी बात हुई, कुछ नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन रिमार्क्स ये दिए कि इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए? सारे दरख्त क्या बनी गाला में ही लगा दिए गए और डायरेक्टली इस चीज को लिंक किया गया, सवाल किया गया ना सिर्फ केपीके के बिलियन ट्री सुनामी से, बल्कि जो पूरे पाकिस्तान के लिए गो ग्रीन पाकिस्तान या क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से जो दरख्त लगाए जा रहे हैं वो भी पूछा गया कि कहाँ लगाए गए हैं। फिर सेक्रेटरी माहौलियात की सरजनिश भी की और उन्होंने कहा आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। तो इसके साथ साथ जब ये भी पूछा गया कि नारायण खागान कचरा बन चुका है, झील के तरफ कोई दरख्त नहीं लगाए गए, नथिया गली में अगर जाएं तो वहाँ पर दरख्त कट रहे हैं, पेशावर में मौजूद ही नहीं है, यानी कि सिरे से हटा दिए गए हैं या फिर नए लगाए नहीं गए। फिर इस्लामाबाद से कराची तक उन्होंने ये भी कहा कि दरियाओं के किनारे कोई दरख्त मौजूद नहीं है और आगाह किया जाए अदालत को कि मनसूबे पर अब तक कितने फंड्स खर्च किए गए हैं। फिर और फंड्स खर्च होने का जवाब भी रिकॉर्ड पर पेश किया जाए तो ये कल जो है वो आपने देखा पूरा सनेरियो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये समात हो रही थी, फिर उन्होंने सिंध हुकूमत के हवाले से भी बात की कि झीलों और शहराओं के अतराफ में दरख्त लगाए जाएँ। सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट ना आने पर बरहमी का इजहार भी किया और पंजाब हुकूमत के साथ साथ सिंध हुकूमत को भी तौहीने अदालत का नोटिस जारी किया है। तो ये है वो तमाम अपडेट्स जो बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से हो रही हैं, वो चाहे नैब इन्वेस्टिगेशंस हों और फिर नैब इन्वेस्टिगेशंस के बाद अब इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान दिए गए रिमार्क्स हों। अब असल में बिलियन ट्री मंसूबा क्या वाकई में जस्टिफाई कर सकेगी हुकूमत, वो चाहे केपीके में हो या ऑल ओवर पाकिस्तान में हो? क्या जो सवालात कल पूछे गए अब जरा उसका जवाब दे सकेगी? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर 1 अरब के सवालों के जवाब नहीं दे रहे कि 1 अरब दरख्त कहाँ लगाएं, तो 10 अरब का जो टारगेट है उस तक कैसे पहुंचा जाएगा और फिर लगाया कहाँ से जाएगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, फिर वो जगह कहाँ से मिलेगी इतनी ज़्यादा। ये तमाम सवालात हैं जिसका सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं और अब ये जवाब भी हुकूमत नहीं देना है कि इसके महरक़ात क्या थे, कहाँ पर ये रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट बनाई किसने है, फिर ये किसने कहा है कि बाकी 1 अरब दरख्त लगे। ये सारे सवालात हैं जिसका जवाब हुकूमत नहीं देना है। तो हुकूमत से हम जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अमीन असलम साहब जो कि मुशीर वज़ीर आज़म बराए माहौलियाती तब्दीली हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं और जो ऑब्जर्वेशन हैं उस पर वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से जो कल ऑब्जर्वेशन है कि 430 मिलियन दरख्तों का लगना नाकाबिल फ़हम है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, आपका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल हम वेलकम करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करके इस पर नोटिस लिया है और हम उनको इंशाल्लाह सारा डेटा फ्राहम करेंगे और जो कि हमारे पास तमाम प्रोविंसेस से मौजूद है और ये क्रेडिबल ऑन ग्राउंड डेटा है जो कि ग्राउंड पे जाके चेक भी कर सकते हैं। और हम इसको फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको कोऑर्डिनेट भी कर रही है और इसको मॉनिटर भी कर रही है और मॉनिटरिंग के लिए हमने इसमें थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट की है और उसमें हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस को, तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WWF है, IUCN है और FAO ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक कंसोर्शियम बनाया है जो कि जाके ग्राउंड के ऊपर चेक करता है और एक एक जगह का हमें बताएगा इंशाल्लाह वो कि वो वहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है प्रोविंशियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया वो चीज़ मौजूद है और उसका क्या परसेंटेज है सर्वाइवल का, ये तमाम डेटा इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद होगा और इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दिया जाएगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी भी मौजूद हैं मलिक साहब, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी मौजूद है, बट लेट्स नॉट गो देयर। सिंपल ये बता दीजिएगा कि बिलियन ट्री मंसूबे में दरख्त कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, किन जंगलात में लगाए गए हैं और फिर इनका तरीका क्या है, आपकी डाटा के मुताबिक आपको कितनी कामयाबी मिली है? देखिए जी, बिलियन ट्री मंसूबा जो है ये केपी में हमने 2014 में स्टार्ट किया था और 2018 में ये फिनिश हुआ था और ये वाहिद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का जो कि अपने बजट से कम में ख़त्म हुआ
इसका 22 अरब का PC1 बना था और 14 अरब में ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था। 8 अरब इस प्रोजेक्ट ने बचाए थे, जो कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। फिर ये प्रोजेक्ट ऐसा था जिसने ओवर टारगेट अचीव किया, 1 अरब का टारगेट था और इसने 1 अरब 18 करोड़ अचीव किए। फिर ये प्रोजेक्ट ऐसा था जिसने इंटरनेशनल रिकग्निशन ली, इसने मुख्तलिफ फोरम के ऊपर, बॉन्ड चैलेंज के अंदर ये दुनिया का वाहिद प्रोजेक्ट था जिसने एक टारगेट दिया अपना वॉलंटरी और फिर उसको अचीव करके दिखाया, जो कि एक्नॉलेज किया गया इंटरनेशनल लेवल पे। इसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तकरीबन 5 वीडियोस बनाई जो कि ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट एक्टिविटी की थी। इसी के ऊपर आपके जो WWF है जिन्होंने इसकी ऑडिट की थी, उन्होंने 3 इसकी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट्स दी थी। तो ये मेरा ख्याल में क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स का अगर आप बात करें तो इससे क्रेडिबल प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और ये PTI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। और इंशाल्लाह जो आप पूछ रहे हैं कि दरख्त कहाँ पे लगे हैं, तो उसके लिए इसका वेबसाइट मौजूद है। उस वेबसाइट के ऊपर एक साइट की डिटेल है, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे चेक करें जाके कोऑर्डिनेट्स। और मैं आपको बताऊंगा कि कई एम्बेसडर हमारे पास आते थे, वो कहते थे कि जी हम रैंडमली आपके वेबसाइट पे गए, हमने रैंडमली वहाँ पे साइट सुनी और फिर जाके आपको बताए बगैर हमने जाके उनको चेक किया और वाकई वहाँ पे दरख्त भी मौजूद थे और जो आप कह रहे थे कि ये दरख्त इस सर्वाइवल रेट के साथ इस टाइप के मौजूद हैं, वो भी मौजूद थे। तो इंशाल्लाह ये एक बहुत क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि जो भी इसको चेक करना चाहता है दे आर मोस्ट वेलकम टू डू इट और इंशाल्लाह ये तमाम टेस्ट पे पूरा। मलिक साहब, आपने कहा कि कोई जो भी चेक करना चाहता है वो सब कुछ फैक्ट के साथ मौजूद है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी जवाब दिए जाएंगे और फिर इसके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि लोग सोचते हैं कि अगर हमने डोनेट करना है, अगर हमें पौधा लगाना है, दरख्त लगाना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है, कुछ इस हवाले से वाज़ेह कीजिएगा। जो शहरी है वो आपने अर्बन फॉरेस्ट्री के इसमें कंपोनेंट स्टार्ट किए हुए हैं। जिस तरह लाहौर के अंदर एक मियावाकी फॉरेस्ट का हमने कंपोनेंट स्टार्ट किया है जहाँ पे मुख्तलिफ छोटी जगहों के ऊपर हाई डेंसिटी और कंजेस्टेड फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं। एक लिबर्टी चौक के बीच में लगा है, एक शादमान चौक में लगा है और इस तरह के हमने 100 और साइट वहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर अब ये दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो आपके कोई डोनेट करना चाहता है अगर दरख्त, तो उसको मैं यही कहूँगा कि बजाय डोनेट करने के अब आसपास अपनी जगह देखें और उधर दरख्त लगा दें और उसको बचा लें। बजाय डोनेट करने के, हमसे रब्ता करने के, अपने आसपास की जगह पर लगा दे और फिर इसकी टेक केयर करें। ठीक है, ये मशवरा भी अच्छा है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अपने इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। आपने कह दिया कि ये पाकिस्तान का पहला क्रेडिबल मंसूबा है, आपने कह दिया कि हर चीज़ साबित हो चुकी है, आपने ये भी कहा कि 1 अरब 12 करोड़ 18 करोड़ के करीब दरख्त हमने पहले प्रोजेक्ट में लगाए हैं। अब देख लीजिएगा, ये हमें तो साबित नहीं करना आपने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साबित करना पड़ेगा और फिर अदालत के सवालात के जवाब भी देने बिल्कुल, और सवालात के जवाब देने होंगे, विद फैक्ट्स देने होंगे, सिर्फ बातें नहीं करनी होंगी। अब बात उन्होंने की कि 1 अरब दरख्त लगाए गए हैं, 1 अरब 18 करोड़। अब हमने देखना है कि अगर 1 अरब दरख्त लगाए जाते हैं तो उसके लिए ये भी सोचना चाहिए कि इतना वसी इलाका क्या हमारे पास है और क्या हम वो मुहैया कर सकते हैं। बिल्कुल, और फिर अगर 1 अरब दरख्त लगाने हों तो उनके लिए जो पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है वो भी एक बड़े एरिया पर मुहित होनी चाहिए। ऐसी नर्सरियां पाकिस्तान के किन इलाकों में मौजूद हैं? अगर 1 मुरब्बा फीट इलाके में नर्सरी के घर से 4 पौधे लगाए जाएं, यानी कि 1 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर आप 4 पौधे लगा दें तो 1 अरब दरख्तों की सिर्फ नर्सरी के लिए 5000 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी। तो भी ये सवालात थे जो कि हमारे जहनों में उठे और फिर हमने सोचा कि ये सवालात पूछने चाहिए कि फिर आखिर इतनी जगह है या नहीं है, क्योंकि इतनी ज़मीन मुल्क के किन इलाकों में मुख्तस की गई है ये भी मालूम होना चाहिए। हुकूमत को ये भी बताना चाहिए कि अगर जंगल उगाने की गर्ज से 1 एकड़ में 200 दरख्त लगाए जाएँ तो 1 अरब दरख्त लगाने के लिए 50 लाख एकड़ ज़मीन भी दरकार होगी। और आखिर ये जंगल किन इलाकों में लगाए गए हैं? ये 50 लाख एकड़ ज़मीन आवाम की निगाहों से क्यों ओझल है? और फिर हमने एक थ्योरी भी तैयार की कि अगर अपना एक हाइपोथेसिस था जिस पर हमने काम किया, हमारी टीम ने पूरी रिसर्च की कि अगर एक रज़ाकार अपने ज़िम्मे 1000 दरख्त लगाने की जिम्मेदारी ले ले तो 1 अरब दरख्त लगाने के लिए 10 लाख रज़ाकारों की ज़रूरत होगी। आखिर पाकिस्तान में ऐसा कौन सा रज़ाकार है जो 1000 दरख्त लगा सकता है? बिल्कुल, और इसके साथ उसके लिए फिर पैसे भी खर्च करने हैं और उनकी देखभाल भी करनी है। पाकिस्तान में 1000 दरख्त लगाने वाला एक रज़ाकार भी मिलना इस वक्त महाल नज़र आता है, क्योंकि लोग नहीं निकलते हैं, लोग बाहर नहीं आते हैं और गवर्नमेंट को ये सब काम करने पड़ते हैं और ऐसे में इस किस्म के 10 लाख रज़ाकारों की दस्तयाबी कतई नामुमकिन दिखाई देती है। और फिर इसके साथ साथ अगर हम डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर
लें, वो चाहे माहौलियात हो, क्लाइमेट चेंज हो, फॉरेस्ट्री हो, तो क्या उनके पास अवेलेबल पौधों की तादाद इतनी है कि रज़ाकार ख़रीद कर लगा सकें? कैपेसिटी कितनी? दैट्स अनदर क्वेश्चन, जिसके बारे में जवाब देते हुए शायद इनकी जगहें कम पड़ जाएं, पौधे कम पड़ जाएं और फिर ये बिलियन ट्री सुनामी को जस्टिफाई ना कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। लेकिन हम अभी ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सर्दियां आते ही एक तशवीश शुरू हो जाती है लोगों को, और वो ये है कि सर्दियां आते ही क्या गैस मिलेगी या नहीं। और इस दफ़ा जब गुज़श्ता चंद दिनों में हुकूमत ने ऐलान किया कि इस दफ़ा गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, तो इस पर कुछ बिलीव नहीं हो रहा था लोगों को। पाकिस्तानियों को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ पर हुकूमत के माजी के दावों की बात करें तो पानी गर्म करने को यानी कि गीज़र के इस्तेमाल को लग्जरी करार दिया गया, हीटर इस्तेमाल करने को लग्जरी करार दिया गया। लेकिन अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में खाना पकाना भी मुझे लगता है कि लग्जरी हो गया है, क्योंकि जिन औकात में गैस आ रही है वहां प्रेशर अवेलेबल नहीं है। सनती शोबे गैस लोड शेडिंग ना करने का ऐलान करते हुए उसके बावजूद जब गैस लोड शेडिंग हो रही है, प्रेशर नहीं मिल रहा, तो वो तबका अलग मुतासर हो रहा है। और फिर पाकिस्तानियों का अगर जिक्र करें तो ये सूरत हाल जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इतनी सी गैस के ऊपर खाना पकाना कितना मुहाल है, आप ये खवातीन से पूछिए जो जिस मुश्किल से पूरा पूरा दिन गुजार कर वो खाना बनाने पर मजबूर होती है और फिर गैस चली भी। और फिर जो औकात हैं गैस के ना आने के, वो हैं यूजुअली सुबह के और फिर शाम के। जब सुबह के टाइम जब लोगों ने दफ्तर जाना है और अपने बच्चों को तैयार करना है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर घर से किसी ने काम के बाहर निकलना है, तो फिर क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर लोगों को मसाइल शुरू हो रहे हैं। लोग सुबह खाना नहीं पका पा रहे हैं, सुबह नाश्ता नहीं बना पा रहे हैं, फिर उसके अलावा शाम में भी ये मसला है। सबसे इम्पोर्टेंट मसला आप छोड़ गए, सुबह उठ के जो नहाना होता exactly. है, गर्म पानी मतलब आपको अवेलेबल है, आप गीजर इस्तेमाल करें या ना करें, चूल्हे पे तो पानी गर्म करना है ना, मतलब, ठंडे पानी से तो नहीं नहाना। देखिए आप इन्होंने कह दिया कि जी हीटर जो है वो लग्जरी है, गर्म पानी लग्जरी है, चले खाना पकाना तो लग्जरी नहीं है, पानी नहीं, गीजर लग्जरी है। आप बेच के में चूल्हे पर गर्म पानी आना चाहिए ना, चूल्हे में तो कम से कम गर्म मतलब गैस हो ताकि हम अपनी उसको यूज कर सके। वहीं पर गैस नहीं है, सुबह उठो 6 बजे तब आपके पास गैस नहीं है, तो फिर आप सिर्फ परेशान हो सकते हैं। और फिर गैस की कीमतों का जिक्र करें बुजुर्ग, तो फिर वो वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए काफ़ी है कि इन 2.5-3 सालों में गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। अब सिंध भर में ये दावा किया जाता है कि गैस की कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही, पूरे प्रेशर के साथ गैस अवेलेबल है। ग्राउंड रियलिटी असल में मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें सदर के कुछ एरियाज शामिल हैं, कोरंगी का एरिया शामिल है। फिर इसके साथ साथ हम सनती जोन्स की बात करें तो गैस प्रेशर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही है कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक हेल्पलाइन भी बनाई है 1191, जिस पर आप इतला कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। लेकिन लोग बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और ये सिर्फ कराची की सूरत हाल नहीं है, बहुत से शहर पंजाब में भी हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर अगर जिक्र करें पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर का, तो लाहौर में भी यही सूरत हाल है। गैस बहरान है पैदा हो चुका। सुई नॉर्दर्न गैस ने प्रेशर डाउन करना शुरू कर दिया है। लाहौर के शहरी भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि सार्फिन को इसकी वजह से मुश्किलात का सामना है, और सुई नॉर्दर्न को सार्फिन तक गैस सप्लाई में दुश्वारी का भी सामना है, ये भी बात सामने आ रही है। और फिर सिस्टम पर बात भी डाली जाती है कि प्रेशर डाउन होने की वजह से कंपनी ने शहर भर में सप्लाई की जो नुमाया कमी की है वो सिस्टम डाउन होने की वजह से की गई है। असल में सुई नॉर्दर्न गैस इस वक्त किस तरह से मैनेज कर पा रही है अवेलेबल डिमांड एंड सप्लाई का जो डिफरेंस है वो कैसे कवर अप किया जा रहा है, और जो घंटे और औकात तय किए गए हैं कि गैस इसमें मिलेगी, क्या उसमें वाकई शहरियों को प्रेशर मिल रहा है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। एमडी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर तुफैल साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। आमिर साहब कहिएगा, कहा जा रहा है 24 घंटों में से 6 घंटे गैस जो अवेलेबल है उसमें भी सारिफीन को प्रेशर नहीं आ रहा गैस का, क्या कहेंगे आप? क्या डिमांड एंड सप्लाई में बहुत डिफरेंस है? जी पहले आपका शुक्रिया अदा किया कि आपकी वसासत से मैं अपने कंज्यूमर्स के साथ राब्ते में आया हूं और मैं अपनी बात उन तक पहुंचा सकता हूं जी। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि सर्दियां आते ही क्या चेंज होता है, जो हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है, जो हमारे कमर्शियल सेक्टर की डिमांड है, वो तो वही रहती है, वो तो राउंड द ईयर उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। हाँ डोमेस्टिक की डिमांड जो है वो 3 गुना तक बढ़ जाती है, यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर जो हमारे हैं वो पहले सिर्फ चूल्हा जला रहे होते हैं और वो मिनिमम बिलिंग पे ऑपरेट कर रहे होते हैं,
जब ये सर्दियां शुरू होती हैं तो वो उसके बाद गीज़र, और गीज़र के बाद जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में आपने खुद कहा गीज़र और उसके बाद हीटर तक चले जाते हैं जो, तो वो जब एकदम डिमांड बढ़ती है तो 3 गुना तक बढ़ जाती है। और चूँकि डोमेस्टिक हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो अभी जिक्र हो रहा था इंट्रोडक्शन में कि लोड शेडिंग की जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, लोड शेडिंग का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में ये किया जाता है। लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती, कोई ऑर्गेनाइज शट डाउन या रिडक्शन एंड प्रेशर नहीं की जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि हमारी डिमांड 3 गुना तक डोमेस्टिक में बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में जहाँ जहाँ कुछ एरियाज में टेल एंड्स वाक़ हैं जो है, सही हर शहर में है, वो चाहे सुई सदर्न के नेटवर्क पे हैं, सुई नॉर्दर्न के नेटवर्क पे भी हैं, हर शहर में वाक़ हैं। जो टेल एंड्स हैं वहाँ पे गैस के जाने में कमी हो जाती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि 3 औकात तो आमिर साहब जिस तरह आप बता रहे हैं कि खाने के औकात में आप कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कोशिश के वजह से फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों की यही गुज़िश्ता चंद हफ्तों से प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि सुबह 6 बजे गैस नहीं होती है, फिर शाम को भी गैस अवेलेबल नहीं होती। ये खाने के टाइम होता है खाना पकाने का, तो इस पर क्या वजह क्या है? फिर अगर आपकी तरफ से लोड शेडिंग नहीं हो रही है, फिर प्रेशर कम है, वजह क्या है? नहीं, मैंने पहले अर्ज़ की कि कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही है और हम कोशिश भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल उसी वक्त ज़्यादा पीक करता है ना जी। खाने के टाइम पे ही एकदम पीक लोड आता है जो, और उसी के लिए हम कोशिश भी करते हैं कि प्रेशर्स को बढ़ा के रखें उस टाइम के ऊपर। लेकिन बाकी औकात में भी देखिए, ये गैस बिजली नहीं है कि जिसको ऑफ कर दिया जाए, जो जब इस्तेमाल ना करना हो लोड शेडिंग में। हम ऑफ करेंगे तो खुदा न खास्ता को बड़े हादसे हो सकते हैं। तो हमारी गैस तो मुसलसल चलती रहती है पाइप में, लेकिन कभी बंद नहीं आपने वही कहा ना कि आप उसको मैनेज कर रहे हैं, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, फिक्स टाइमिंग्स में गैस अवेलेबल होती है ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन वहीं पर मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा कि अगर उसी फिक्स टाइम्स में सबने ही काम करना है, सबने ही खाना भी पकाना है, क्योंकि आपने कहा वो पीक आवर्स हैं, गैस का प्रेशर नहीं होगा तो बीच में सारिफीन बेचारे क्या करेंगे? एटलीस्ट जिन आवर्स में आप लोग गैस दे रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ प्रेशर को मेक श्योर तो किया जा सकता है ना, क्योंकि अभी तक हीटर इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुए, तो फिर हम एक्सपेक्ट करें कि दिसंबर में बिल्कुल गैस बंद हो जाएगी। देखिए, ये हमारे लिए प्रॉब्लम जो चैलेंज एरिया है वो सही है कि वो मिड दिसंबर से लेके और जनवरी का महीना है, कोई 1.5 माह जो है एक चैलेंजिंग टाइम पीरियड है जी। थोड़ा सा आपने देखा होगा इस साल नवंबर के आखिरी वीक में 3-4 दिन के लिए कोल्ड वेव आई थी, उसकी वजह से एकदम डिमांड ऊपर गई, लेकिन बाद में मौसम बेहतर हो गए अक्रॉस पाकिस्तान। तो अब आज इस वक्त प्रेशर की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कहीं नहीं है। मैंने अर्ज की कि हर शहर में कोई ना कोई टेल एंड्स मौजूद हैं, बाज़ सड़कें, बाज़ गलियाँ, बाज़ इलाके, वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अदर देन दैट इस वक्त प्रॉब्लम कहीं नहीं है। आप प्रेशर्स देखें, मेरे पास तो एग्जैक्ट फिगर्स आती हैं, हमारे पास प्रेशर्स इस वक्त पूरे हैं जो है, तो वो दरमियान में 3-4 दिन आए थे नवंबर के आखिर में। ठीक है, बेसिकली आपके मुताबिक इस वक्त इशू कोई नहीं है, सिर्फ जब प्रेशर आवर्स होते हैं, पीक आवर्स होते हैं, तब मसला आ रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा मसला है जो कि लोगों को गैस कहीं पर मिलनी नहीं है, कहीं पर उनको गैस कनेक्शन के पैसे उन्होंने दे दिए हुए हैं, लेकिन उनको फिर भी गैस मीटर्स ही लगे हैं, तो फिर उनका क्या करना है? उनके बारे में आपने क्या प्लान बनाया? जी, आप सही फरमा रहे हैं, हमारे सिस्टम पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तकरीबन 28 लाख इस वक्त पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं हमारे पूरे सिस्टम पे, सुई नॉर्दर्न पे जो है, और हमारे पास जो इजाज़तनामा है ओगरा की तरफ से, उनकी भी वजूहात हैं। वो कहते हैं कि लोकल गैस कम होती जा रही है, तो ये सिर्फ 4 लाख कनेक्शन की है। आप खुद ही इसका मैथ कर लीजिए कि 28 लाख कनेक्शन देने हो और 4 हर साल दे रहे हो, तो ये कितने सालों में पूरा होगा? तो ये प्रॉब्लम है। हम ओगरा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कनेक्शन बढ़ा भी दिए जाएँ, लेकिन वो जितना भी बढ़ा देंगे, 2-3 लाख एक्स्ट्रा भी कर देंगे, तो तब भी जाहिर है 28 लाख पूरे नहीं लगाए जा सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। आमिर साहब, आपने 28 लाख का फिगर बताया। 28 लाख बहुत बड़ी तादाद है एप्लीकेशंस की। 28 लाख से मुराद 28 लाख ख़ानदान हैं जिनके घरों में गैस कनेक्शंस नहीं लगे हैं, जिसमें से एक ख़ानदान मेरा भी है कि मेरे घर में गैस कनेक्शन अभी तक नहीं लगा और एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में है। खैर, सेट इट असाइड, जो फास्ट ट्रैक एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम डिमांड नोटिस में ज़्यादा पैसे लेते हैं और आप करीबन 25,000 रुपया पे करते हैं और वो 31,000 भी कुछ का फिगर आता है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने डिमांड नोटिस में कितना पे किया था। भूल गए, एप्लीकेशंस का क्या हुआ और उन पैसों का क्या हुआ जो सारिफिन 2-2, 3-3 साल से दिए आ रहे हैं सुई गैस कंपनी को? क्या वो आपके पास रिजर्व में पड़े? नहीं, देखिए मैडम, ये बात ये है कि जो एक तो अर्जेंट फी जो है वो 25,000 है, 31,000 नहीं है। चले 25,000, 6,000 है वो सेकंड फीस है उसकी, वो सभी देते हैं।
वो सभी लोग देते हैं। ठीक है। जो एडिशनल फीस है, जो अर्जेंट फीस वाले देते हैं, वो 25,000 है। ठीक है। और वो भी लिमिटेड किया है हुकूमत पाकिस्तान ने कि सिर्फ 40,000 लोगों को दिया जा सकता है। अब वो 40,000 के लिए आजकल 25,000 की रकम किसी के लिए भी कोई अहमियत नहीं रखती, तो वो भी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं कि उसके लिए भी क्यू लगी हुई है, वो अर्जेंट फी वाले के लिए भी। हमारी लिमिटेशन है कि सिर्फ पूरे एक साल में 40,000 कनेक्शन दे सकते हैं। अच्छा। फास्ट ट्रैक में 40 कोशिश पूरी कर रहे हैं और नॉर्मल में 4 लाख, लेकिन फिर 40 हैं। लेकिन फिर जो इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, जो इतना बैकलॉग है, उसका क्या करना है? जी, वो पैसे हमारे पास नहीं रहते, वो पैसे जो हैं हम हुकूमत पाकिस्तान के पास जमा करा देते हैं। वो आपके बिजली के बिलों में एडजस्ट होते हैं, यानी आपके इंडिविजुअल के नहीं। अगर जितनी गैस की प्राइसेस बढ़ानी होती हैं, ये प्राइस उसके से मिनहा करके बढ़ाई जाती है जो है, तो वो गवर्नमेंट उसी को ही मद्देनजर रखते हुए ये काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा फंड्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा पैसे ना लिए जाते तो जो इजाफा रिक्वायर्ड था प्राइसेस में, वो इससे ज़्यादा होता जो। बिल्कुल, तो वो उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, वो बाकी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन वहीं पर जिन्होंने वो पैसे दिए हैं उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा, ये एक अलग सवाल है। 40,000 बहुत कम तादाद है, और पेंडिंग एप्लीकेशंस जब लाखों में हो तो आप बताएंगे नाइंसाफी नहीं है? देखिए, नाइंसाफी तो इस सेंस में है ना कि फिर जो आपके नॉर्मल वाले हैं, अगर आप फर्ज करें इन्हीं को बढ़ा के 2 लाख कर दें अर्जेंट फी वालों को, लोग दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर जो नॉर्मल आपके फी, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ये 25,000 देना भी, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी, उनका कोटा कम हो जाएगा। ऑलरेडी हो रही है, 28 लाख दरखास्तें हैं। चले कोई नहीं, फिर जब वो प्रोटेस्ट करेंगे ना आमिर साहब, तो यकीन जानिए मैं भी उसके अंदर होंगी, क्योंकि मेरा कनेक्शन नहीं होगा। मैं आपको ऑनियर बता रही हूं, जो एप्लीकेशन दी है लेकिन कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है, और आमिर साहब ने और मैं कोई सोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा रेगुलर ट्रैक में लगे और मैं देखूं कि कितना टाइम लगता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कोशिश करते हैं आपको और बाकी कंज्यूमर्स को हम जो है जी कोशिश जारी रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा काम है 28 लाख लोगों को कनेक्शन देना, और फिर उसमें टाइम भी कम से कम लगाना। बहुत शुक्रिया आमिर तुफैल साहब। आप हमें बता रहे थे एमडी लाहौर हैं, और बता रहे थे कि सिचुएशन इस वक्त क्या है। बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स में तादाद एप्लीकेशंस की, लेकिन ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि ओगरा की जानिब से हमें इतनी इजाज़त ही नहीं है, सिर्फ 4 लाख मैक्सिमम। अच्छा, मैं तो अभी तक उस पॉइंट पर स्टक हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को पैसे दे दिए जाते हैं और फिर ऐसा नहीं होता कि वो कहीं और लगा देते हैं। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहिए कि 40,000 सारिफीन पर ईयर की बात कर रहे हैं, 1000 भी दें तो कितने पैसे बनते हैं, और फिर कितनी पेंडिंग दरखास्तें हैं, और उनके पर कंज्यूमर 25,000 रुपए के हिसाब से पैसे किधर गए, कहाँ यूटिलाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि कीमतें तो गैस की बढ़ी हैं, और वो रिलीफ जिनके पैसे हैं उनको तो मिल नहीं रहा कनेक्शन की मद में, तो बाकी सारिफीन को अगर मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। आई डोंट थिंक कि हमें जवाब मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर तुफैल साहब। शहबाज इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि जनरल मैनेजर हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड स्पोक्स पर्सन SSGC। कराची की सूरत हाल इस वक्त क्या है, कराची में लोग किस कदर परेशान हैं, और फिर मैनेजमेंट कैसे की जा रही है, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। जी शहबाज साहब, जिस तरह से हम बात करें इस वक्त सुई गैस के हवाले से, और सुई सर्दन सुई नॉर्दर्न के इश्यूज़ क्या हैं? हमारे यहाँ पर इश्यूज़ ये हैं कि इस वक्त परेशानी ये है कि लोगों को गैस नहीं मिल रही है, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो या फिर वो कमर्शियल सार्फिन हो। पंजाब की सूरत हाल तो हमने बताई आमिर तुफैल साहब ने हमें। इस वक्त आपके पास सिचुएशन क्या है, लोग किस कदर परेशान हैं, और आपको क्या प्रॉब्लम सामने आ रही हैं? हमारी जो फ्रेंचाइज एरिया है, आपको आवाज आ रही है मेरी? सही जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, जो हमारा फ्री है सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पे जनरली हमारे गैस की जो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। हमारे पास कोई पिछले साल से इस साल कोई 150 MMCFD गैस, इंडिजिनियस गैस कम हुई थी, बिकॉज वो नेचुरल डिप्लीशन है गैस फील्ड्स की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 200 MMCFD RLNG हमें डेडिकेट किया है, जिससे हमारी वो शॉर्टेज कवर हुई हुई है। एज ऑफ टुडे कोई हम 1200 MMCFD गैस हमारे लाइन में है, जिससे हम अपने कंज्यूमर्स को
मैनेज कर रहे हैं। सो जनरली हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पॉकेट्स में जरूर प्रॉब्लम होंगी, 30 लाख कस्टमर्स हैं हमारे, सो पॉकेट्स में जो प्रॉब्लम होगी वो अलग है, लेकिन जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहबाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हबीब खान, हम उनसे भी ज़रा अपडेट्स ले लेते हैं। हबीब, शहबाज साहब कह रहे हैं कि जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस अवेलेबल है, सारिफीन को मिल रही है, प्रेशर के साथ मिल रही है, कुछ पॉकेट्स हैं जहां प्रॉब्लम होती है तो हम उसे क्लियर कर देते हैं। आपकी अपडेट्स क्या हैं? आप पूरा दिन शहर में कवर भी करते हैं, देखते भी हैं। बिल्कुल सीमल, पिछले 9-10 दिन से जो है वो शहर में गैस की जो किल्लत है और बुरहान है उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिकायतें मौसूल रही हैं। ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है कराची का, जिसमें साइट सनती जोन है, सुपर हाईवे साइट है, इसके अलावा न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर गैस प्रेशर, मैंने कल भी आपके साथ कुछ अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी, वहाँ पर ज़ीरो जो गैस प्रेशर है वो मौसूल हो रहा है, जिसके बायस इंडस्ट्रियल एरिया में तो पैदावारी अमल शदीद तरह से मुतासर है। इस हवाले से जब सन्नतकारों से भी बात की है हमने, तो उनका भी यही कहना है कि यकीन दहानियाँ तो कराई जा रही हैं SSGC की जानिब से कि कराची में जो गैस प्रेशर है वो तमाम तर सेक्टर्स को बहाल कर दिया गया है और उसमें कोई लाइन पैक में सूरत हाल में बेहतरी भी आई है, लेकिन उसके बरक्स जो ग्राउंड रियलिटीज़ वाली सूरत हाल है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। इंडस्ट्रियल जोन्स में गैस का प्रेशर सुबह सवेरे ना होने के बराबर मौसूल होता है। हबीब हमारे साथ ही रहिए। जी शहबाज साहब, इंडस्ट्रियल जोन काफ़ी मुतासर हो रहा है, हबीब के मुताबिक वहाँ गैस का प्रेशर नहीं है, फिर कुछ इलाके भी हैं जिनमें अगर मैं जिक्र करूँ शेरशाह, औरंगी, लांडी, कायदाबाद, मलीर, बल्दिया और लियारी के कुछ इलाके भी हैं, फिर गुलजार हिजरी का इलाका भी है, फिर स्कीम 33 के इलाके भी शामिल हैं जहां गैस की प्रॉब्लम पिछले 9 से 10 दिनों में आ रही है। क्या आपके पास शिकायत हैं ऐसी कोई? नहीं, बिल्कुल है शिकायत, लेकिन जो आपने अपने ही स्टेटमेंट में बड़ी अच्छी तरीके से उसको बयान कर दिया, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत कम एंकर्स ऐसे करते हैं, जहां आपने इलाकों के नाम तो लिए लेकिन आपने कहा कुछ उनमें से कुछ इलाकों जगहों में प्रॉब्लम हो रही है ना। अगर आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि पूरे औरंगी टाउन में प्रॉब्लम है तो दैट सर आई एम दैट सेंसिबल कि मुझे पता है कि इतना बड़ा लांडी या इतना बड़ा औरंगी है तो उसके कुछ एरियाज ही हैं जहां प्रॉब्लम है। आई अप्रिशिएट दैट, और मैं ये भी आपको ये बता दूं कि इन जगहों के जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको देख भी रहे हैं, हम उसको जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत से ज़रूरी नहीं है कि वो हम वहाँ पे कोई रो प्रोफाइलिंग कर रहे हो, उसमें इसकी ये वजह हो सकती है कि वहाँ पे हमें कोई पाइप छोटा हो। ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारे मुल्क, हमारे शहर में वर्टिकल ग्रोथ हुई है, जहाँ पे 1000 गज में लोग रहते थे, वहाँ पे कोई 20-20 मंजिला इमारतें बन गई हैं। तो जो गैस नेटवर्क है वो उस तरीके से नहीं बिछा है जिस तरीके से वो 10 लोगों के लिए बना हुआ था, वो अब 20 ये फिर इसके लिए क्या किया जा रहा है? जो आपने कहा कि वर्टिकल डेवलपमेंट हो गई है और फिर इस तरह से नहीं बिछाए गए पाइपलाइन, तो फिर लॉन्ग टर्म में क्या किया जाएगा? क्योंकि घरेलू सार्फिन तो फिर इस तरह से बढ़ते जाएंगे जो कि मुतासिर हो रहे हैं। आपको यही बता रहे हैं कि हम ईयर टू ईयर बेसिस पे पाइपलाइन बिछा भी रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं, और इसीलिए आपको बेहतरी नजर आती है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो आपने बात करी कि प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम देख रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री पार्ट, देखिए कल ही एक चैनल पे चला, जावेद बलवानी साहब के नाम से चला कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। हमने जावेद बलवानी साहब से खुद कांटेक्ट किया और हमने उनसे पूछा कि सर आपको तो सही गैस आ रही है और आपने कंप्लेन की? उन्होंने कहा हमने कोई कंप्लेन नहीं की है, एंड दैट वाज अ लीडिंग चैनल। सो देखिए मैं जनरली, और ये समझ लीजिएगा कि 30 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं मेरे, सो प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, पुरानी पाइपलाइन है, 45,000 किलोमीटर का नेटवर्क है हमारा, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड और देखिए हमारे पास 1199 है, हमारे पास कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास मोबाइल ऐप, हमें कंप्लेन करें, वी विल ट्राई टू एंटरटेन दैट कंप्लेंट। शहबाज साहब, ऑन अ लाइटर नोट, आपने जब ये कहा कि हमें कंप्लेन करें, हम रिजॉल्व करेंगे, तो मुझे के इलेक्ट्रिक की स्टेटमेंट याद आ गई जब उन्होंने नंबर्स भी दिए थे और कहा था हमें कंप्लेन करें, हम ठीक करेंगे, और फिर ट्विटर पर इतना टॉप ट्रेंड चला कि 24 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए, कोई सुन नहीं रहा। हबीब, आप हंस रहे हैं इस बात पे, ऐसा ही हुआ था ना? बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का तो यही रिस्पांस था, लेकिन यहाँ पर SSGC का जो कस्टमर केयर के हवाले से अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पर इसमें कोई मुखालफत वाली बात नहीं करूँगा। कस्टमर केयर के हवाले से SSGC की तरफ
नज़र आती हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी नज़र आता चलिए, है। ये तो अच्छी बात है। शहबाज साहब की एक बात से मैं यहाँ पर उनसे एक सवाल भी करना चाहूँगा जी, करें। कि वर्टिकल डेवलपमेंट के हवाले से आपने बात करी। वर्टिकल डेवलपमेंट में कराची में जितनी भी इमारतें यहाँ पे रिहायशी बन रही हैं, जिसमें 10 मंजिला हो या 12 मंजिला या 20 मंजिला, तो उन रिहायशी इमारतों को जो है वो गैस कनेक्शन नहीं दिए जाते। वैसे ही तो हमारा जो गैस प्लान है वो तो हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडेड है, वर्टिकली तो हम उसको वैसे ही एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। कराची में जितनी भी रिहायशी इमारतें बन रही हैं उसको किसी को भी गैस कनेक्शन नहीं है, वो तो सिलेंडर्स पे यूज़ कर रहे हैं। सही, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट शहबाज साहब। वो मोरेटोरियम लगा हुआ था, वो अब खत्म हो चुका है और अब हाई राइज को भी गैस दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब आपने देना शुरू कर दिए गैस इनके कनेक्शन? देना शुरू कर दिए आपने, लेकिन अभी तो शुरू किया है ना सर, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, फिर वहां प्रेशर क्यों कम हो गया? जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जब भी वर्टिकल ग्रोथ होगी हमारे शहर में, हमारा नेटवर्क उस तरीके से नहीं बजा, और ये सिर्फ गैस का नहीं है, ये सीवरेज का भी है, वाटर का भी है, सबका यही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और लेकिन हम, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हम इस पे कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम जो हमारे नेटवर्क है उसको बेहतर करें, ताकि जो ये वर्टिकल ग्रोथ है उसको केटर कर सकें। ठीक है शहबाज साहब, आपने जिस तरह से बात की है कि आप वर्टिकल ग्रोथ को तो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने बात की थी कि जो इंडस्ट्री है उसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं है। आपने जावेद बुलबानी साहब का जिक्र किया है, बाकी भी चेयरमैन साइट एसोसिएशन है, अब्दुल हादी हैं, सुमेर अंजुम साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम बॉयलर नहीं चला पा रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान है। इस हवाले से कोई आपको शिकायत मिली? देखिए, एक बात को समझिएगा कि जब भी हमारे पास गैस हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है तो देयर इज अ लोड मैनेजमेंट प्लान गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उस लोड मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से डोमेस्टिक कस्टमर मेरी टॉप प्रायोरिटी है और सीएनजी सेक्टर मेरी लीस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है। तो जब भी मेरे और जैसी सर्दी आई है, आपको मैं सिर्फ जस्ट फॉर योर कंजम्पशन कि हमारे पास क्वेटा में डिमांड फ्रॉम 50 MMCFD 150 MMCFD चली गई है, एट टाइम्स 175 MMCFD, which is 3 times growth फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये गैस की जो जब हमें, और क्वेटा में तो इट्स लाइफ एंड डेथ का इशू है, सो हमें ये मैनेज करना पड़ता है। तो हम कहीं पे गैस हॉलीडेज करते हैं, इंडस्ट्री की आपको संडे को क्लोजर नजर आती है, टेल एंड पे फैक्ट्री है वहाँ पे वो मुतासर होती है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन फिर RLNG का जब जिक्र किया जाता है तो अफसोस होता है शहबाज साहब कि आप इंडस्ट्री को RLNG के सहारे छोड़ देते हैं और RLNG का प्रेशर भी नहीं आता, वो चाहे CNG स्टेशन हो या इंडस्ट्री हो। तो आई थिंक मैनेजमेंट तो करना आपकी जिम्मेदारी है ही, लेकिन वहीं पर इंडस्ट्री को बिल्कुल ही छोड़ा नहीं जा सकता ना, CNG स्टेशंस को भी छोड़ा नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो भी इकोनॉमी के साथ साथ लोगों की जिंदगियों में भी। मैं आपकी वसात से ये बात, मैं कल शाम की बात बता देता हूँ। कल शाम मैंने जब ये जावेद बुलबानी साहब का एक लीडिंग चैनल पे चला, एक टिकर चला, तो हमारी मैनेजमेंट ने सारे स्टेक होल्डर्स से बात करी, पूछा, उनके स्टेक होल्डर के सीनियर लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, और वो दैट इज शायद आपके लिए छोटे मोटे प्रॉब्लम होंगे, प्रेशर नहीं है, बहुत ज्यादा मसले गैस नहीं आ रही, वो डेफिनेटली SSCG के लिए बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जिनके कारोबार डिपेंड करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़े मसले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप अपना रोल जरूर प्ले करेंगे। थैंक यू शहबाज इस्लाम साहब और हबीब खान, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें सिचुएशन बताई इस पर कराची की। तो फिर लगता है ऐसे है कि कराची की डोमेस्टिक उनको मिल जाएगी, जिस तरह से वो कह रहे हैं मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन इंडस्ट्री को भी भूलना नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री की बेस पे ही तमाम कराची के सार्फिन आगे भी बढ़ते हैं, इकोनॉमी में भी बेहतर किरदार अदा करते हैं। तो ये जरूरी है कि सबको लेकर चलें और बैलेंस करें। गैस कम है या इंडस्ट्री मुतासर है? लाहौर में एप्लीकेशन स्पेंडिंग का मसला जो है ना, वो मुझे ज्यादा लगता है, और कनेक्शन नहीं मिल रहे, जिनमें मैं भी हूँ, तो मुझे नहीं मिलेगा। आपके लिए भी टाइम है, क्योंकि उन्होंने मैं जब भी गैस का सेगमेंट करती हूँ मैं हमेशा ये रट लगाती हूँ कि मेरे पास गैस का कनेक्शन नहीं है और मैं मजबूर हूँ सिलेंडर इस्तेमाल करने पर, और कल कीमत भी बढ़ गई। अब तो पैसे ही भूल गए कि कितने दिए थे। 25,000 ही दिए थे, सही कह रहे थे वो, 25,000 दिए थे। उम्मीद करते हैं आपको भी मिल जाए और जिनके पेंडिंग है उनको भी सबको कनेक्शन मिल जाए, क्योंकि बड़ा जरूरी है ये। इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अक्सर मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं या अपने फ्रेंड्स गैदरिंग में हमेशा ये पूछते हैं कि यार कोई मूवी रिकमेंड करो, कोई ड्रामा रिकमेंड करो। ख़ास तौर पर जब से नेटफ्लिक्स का दौर आया तो अक्सर क्वेश्चन लिखा होता है स्टेटस में कि नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस। तो कितना मजा आता है जब आपकी प्राइम मिनिस्टर आपको कोई ड्रामा जो है वो रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इससे पहले बुक्स भी रिकमेंड की, फिर ड्रामास भी रिकमेंड किए। उर्तुगुल गाजी के बाद एक और ड्रामा जो उन्होंने अब रिकमेंड किया है, स्ट्रांगली रिकमेंड किया, अगर उन्होंने ट्वीट किया है जी। वो ड्रामे का नाम है यूनिस एम्रे, टर्किश ड्रामा है जिसको अब पीटीवी पे दिखाया जाएगा और राह इश्क के नाम से अब ये जल्द भी शुरू भी हो जाएगा। तो लोगों को रिकमेंड किया जा रहा है कि देखें, तो अच्छी बात है, देखना चाहिए। उन्होंने उसका जिसे कहते हैं ना यॉन्ड्रा भी बता दिया कि अगर किसी को सूफीज़म इसकी बेस है, इंटरेस्ट है तो वो ये ड्रामा ज़रूर देखें। अच्छा, दिस इज़ नथिंग बैड इन इट कि टर्किश ड्रामाज वैसे अच्छे हैं और उर्तुगुल की पॉपुलैरिटी रिकॉर्ड और रेटिंग्स के रिकॉर्ड के बाद अब अगर एक और टर्किश ड्रामा भी यहाँ पे फेमस हो जाएगा तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म का वैसे ही हम देखते हैं कि मुख्तलिफ खिताबात में उनका रुझान है सूफीज़म की तरफ, वो इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं, अपनी बातों में भी कहते हैं। तो एक और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि उर्तुगुल गाजी जब ड्रामा लगता था पीटीवी पर तो तब इस पीटीवी को देखा बड़ा गया, लोगों ने बड़ा ज़्यादा फॉलो भी किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक अच्छा आप ड्रामा सीरीज लेकर आते हैं तो उससे फिर फॉलोअर्स भी आते हैं और फिर लोगों के अंदर इंटरेस्ट भी पैदा होता है। फिर पाकिस्तान की प्रोडक्शन लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता इससे मजीद बेहतर होता है। पाकिस्तानी प्रोडक्शन नाराज भी होती है, वो चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, कि कभी अपने भी ड्रामे देख लिया करें, कभी अपने भी किसी ड्रामे की तारीफ कर दिया करें और अगर तनकीद करनी है तो वही कर दिया करें ताकि इम्प्रूवमेंट का मार्जिन हो। खैर, हम कुछ नहीं कह रहे इसमें, सिर्फ ड्रामा रिकमेंड किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखिएगा। और वहीं पर एंटरटेनमेंट में आजकल एक गाना बार बार बहुत देखा जा रहा है और वो गाना है अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है अली ज़फ़र का सिंधी गाना आले। जी, आले गाने के हवाले से बात बहुत की जा रही है और अरूज फातिमा जो उसमें उन्होंने गाना गाया उनको भी हमने आपसे मिलवाया था और उन्होंने भी इसमें अली ज़फ़र का साथ दिया। अब इस गाने में एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इसमें रैप भी किया गया है। पाकिस्तानी एक आर्टिस्ट हैं आबिद बरोही, उन्होंने इसमें रैप किया है बड़ा ज़बरदस्त और उसको बड़े लोग पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, और जब मैंने ये गाना देखा तो मुझे वो बड़े कूल लगे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ना सिर्फ अपना रैप कंट्रोल किया बल्कि वो जो डांस स्टेप्स उसके साथ कर रहे थे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का लगा। सो आबिद बरोही हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद। वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है? मैं ठीक, करम वाला आपका। इतना ज़बरदस्त आपने रैप किया जो सुनने में तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन जब मैंने देखा तो यकीन जाने कि मैं फिर से फ़ैन हो गई। मतलब मैंने पहले भी आपके देखे लेकिन ये वाला कुछ यूनिक और डिफरेंट था तो मुझे मज़ा आया देख के। आबिद, वेरी वेल डन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। आबिद, तो बताइएगा इस सफ़र के बारे में, क्योंकि आले तक तो अब लोग तो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं जब आले गाने में, लेकिन इससे पहले आपने कब से ये रैप कर रहे हैं और इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? क्योंकि मैं ये पिछले जो है पहले तो मैं पूरी टीम को शुक्रिया अदा करूँगा। हमारा जो है असद भाई है, जो है हमारी टीम, जितनी टीम है हमारी, मैं सब कुछ शुक्रिया अदा करूँगा टीम का। बाकी अली भाई के साथ गाना हमने कैसे किया, कैसा लगा, हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये गाना मतलब इतना हिट होगा, मगर अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी क्योंकि हमने बड़े मुर्शिद को नाम लिए तो इंशाल्लाह हिट तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत लोगों ने प्यार दिया है। जी, बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया। अच्छा, आपका ये गेटअप भी बड़ा अच्छा है, ये सही रैपर्स वाला गेटअप है जो आपने उसको कैरी भी किया हुआ है। तो मैं इससे पहले कि आपसे अपना अगला सवाल पूछूं, जो आपकी स्पेशलिटी है, जब तक वो ना नजर आए ना तो फिर सवाल पूछने का भी मजा नहीं आता। तो मैं चाहूंगी आबिद आप कुछ रैप करके हमें सुनाएं। मुझे अल्ले रे अल्ले मुझे मारू अड़ा, मुझे जोगी अड़ा, मुझे सामी अड़ा, अली ज़फ़र और रॉकस्टार मुसगर अरूज फातिमा रॉकस्टार आबिद बरो आने बुद सिंध लतीफ़ा सिंध में, मुझे शाह लतीफ़ा सिंध में, मुझे सोना शरीफा सिंध में, मुझे शाह बिटाया सिंध में। हाँ, अजरा को टोपी शाना ये सिंध जी या पहचाना, मुझे म्यूजिक पढ़ायो बादशाह, मैं तो यार बढ़ायो बादशाह, नचा नचा दिलदार कतर समा पंजो में यार, ऐसी वैसी न तू बात कर, मुझे सेना को ही मुलाकात कर, तू ठगा तू ठगा तू ठग अब्दुल शाह लतीफ़ चाहे लालो लालो लतीफ़ चाहे। ओ क्या बात
मजेदार, है, बहुत क्या आला, बात है। जबरदस्त, very और nice। लाइव सुन के मुझे और भी अच्छा लगा। आबिद, अली जफर के साथ काम करना ऑब्वियसली एक बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा होगा, आई एम श्योर, बट ही इज सच अ स्टार। तो आपका उनके साथ ऑफ स्क्रीन कैसा रहा, कोलैबोरेशंस, रिहर्सल्स के दौरान, ये सारा कुछ? पहली बात तो ये कि अली भाई एक अच्छे इंसान है, और क्योंकि पहले मैं गया था तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने, क्योंकि ये गाना जो था ना हमने शेयर किया अरुश फातिमा से, तो अरुश फातिमा ने कहा ये आबिद भाई हम ये गाना हम करते हैं अली जफ़र के साथ। तो ये गाना हमने लाहौर सेंड किया, उसके बाद हम लाहौर गए तो हमने मीटिंग की अली भाई से, अली जफ़र से, तो उन्होंने कहा यार बेस्ट है आबिद। मैंने कहा, उसने कहा सिंधी नहीं आती मगर हम कोशिश करेंगे। अली भाई ने सिंधी गाया और लोगों को सरप्राइज़ दिया लोगों को, क्योंकि हमने उसको कुछ लफ्ज़ हमने बताया, कुछ खुद को पता था उससे, और माशाल्लाह। और मैंने सोचा कि अली भाई नहीं कर पाएगा, मगर अली भाई ने कर किया और अच्छा लगा और लोगों ने बहुत प्यार दिया। मगर अली भाई एक अच्छे इंसान है बहुत, क्योंकि मैंने ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा कभी भी। बेशक बहुत बड़ा साथ देते हैं अली जफर, नए आर्टिस्ट को भी बड़ा साथ देते हैं और वेलकम करते हैं और उनके साथ काम करते हैं। उनके अंदर ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये होना भी चाहिए बड़े सीनियर अदाकारों में और इसके साथ साथ आर्टिस्ट में। आबिद, जिस तरह से आपके बारे में ये है कि आप ऑलरेडी बड़ा अच्छा रैप करते हैं और आपके गाने बड़े फेमस भी रहे हैं, रैप खासकर। कभी मिलो एक बड़ा आपका फेमस रैप रहा है, तो हम चाहेंगे कि जाते जाते हम आपसे वो भी सुन लें, ताकि अगर किसी ने नहीं सुना तो वो भी एक दफ़ा फिर सुनकर खुश हो जाए। मेरे ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं। मेरा पहला सॉन्ग था सिप्पी सॉन्ग, आपने सुना होगा शायद आप लोगों ने, जी। जो काफ़ी हिट हुआ था। अब जिसमें मैं काम करना चाह रहा हूँ वो भी आपको लब सुना देता हूँ मैं आपको। ओ तेरे इश्क में जो भी डूब गया उस दुनिया की लहरों से डरना क्या। दीवाने की बात, नमस्ताने की बात, क्या तू पगला वे करता वे ऐसी बात। लैला मजनू की कहानी से जमानों में ऐसा मत कर अपनी जवानी में, न याद पर ना कि कर तू चार प्यार मोहब्बत करते का सब कुछ बकवास, गाट गाट का पानी पिया ना बुझेगी प्यास। कालिया भूरिया कुंडिया वालिया कालिया भूरिया, जिससे दरिया का पानी जीवन दे, उस दुनिया की लहरों से डरना क्या। ओ कदे मिलता हंसे अल्लाह, कदे मिलता एक मुझे यार को दुनिया बेकार उड़ जानी। जबरदस्त इंटरेस्ट पैदा करते हैं, बड़ी बहुत आला इंटरेस्ट पैदा होता है, आप इंजॉय करते हो लिरिक्स के साथ ना, आप फोकस करते रहते हो। सो इट्स अ गुड थिंग आबिद, एंड कंटिन्यू रखिएगा एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर और कामयाबियाँ दे कि आप दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। आमीन। थैंक यू आबिद, आपने वक्त दिया और इसी तरह से आप गाते रहें, मुस्कुराते रहें और लोगों में खुशियाँ बिखेरते रहें। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, जब रैप सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन इनका रैप देखना भी अच्छा लगा है, जिस इंटरेस्ट से वो मतलब गाते हैं वो बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छा। लेकिन सीरियसली बड़ा मुश्किल काम है, आम सिंगर्स से मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल काम है। एग्जैक्टली, मतलब उसके अंदर इतना आपने कलर लेके आना है। वेरी वेल डन। एनीवेज जी, हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे हम मुल्क भर में कोरोना के केसेस के हवाले से, क्योंकि दूसरी लहर में शिद्दत आ चुकी है। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 75 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इट्स द हाईएस्ट फिगर इन अ लॉन्ग टाइम। 75 लोग कोरोना का शिकार हो गए, फिर अमवात की मजमूई तादाद 8166 हो गई, जबकि मुल्क भर में अब तक कोरोना के 4,03,313 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फ़ाल केसेस इस वक्त 49,780 हैं और जो रेशो आ रही है, जो परसेंटेज आ रही है टोटल केस टेस्ट वर्सेस पॉजिटिव केसेस की, दैट इज़ 8%। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, प्लीज़ SOPs को फॉलो करें, क्योंकि कल भी हमने ये बात की थी, वायरस म्यूटेट कर चुका है, वायरस के इफेक्ट्स पिछली दफ़ा के बिल्कुल ज़्यादा हो चुके हैं। पिछली दफ़ा से हमारी मुराद पहली वेव है, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो खुदारा अपनी ज़िंदगियाँ खुद अपने हाथ में लें, अपनी सेहत की जिम्मेदारी आपने लेनी। बिल्कुल, और SOPs को फॉलो करें, क्योंकि यही तरीका है कोरोना से बचने का। इसके अलावा एक और मामला, एक और वायरस, पोलियो वायरस, उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि पोलियो वायरस के हवाले से ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में अब रह चुका है जहाँ पर अभी भी
पोलियो है, सिर्फ 2 ममालिक हैं जिनमें अभी भी यहाँ पर पोलियो के वायरस पाया जाता है। तो WHO के सरबराह ने ये भी कहा है कि एक दफ़ा फिर से प्रॉपर तरीके से कैंपेन की जाए, लोगों को जितने बच्चे हैं बल्कि बड़े भी हैं 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ, क्योंकि अब कोई पता नहीं है किस में पोलियो वायरस फिर से आ जाए, रीसर्फेस हो जाए, तो ये बहुत बड़ा इशू है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आपका सीवरेज सैंपल मुसलसल पॉजिटिव आता रहे, दैट मीन्स कि आपके शहर के सीवरेज सिस्टम्स में पोलियो वायरस पाया जा रहा है। और मैं बात कर रही हूँ दारुल हुकूमत पंजाब लाहौर की, जहाँ पर पोलियो सैंपल तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन पोलियो कैंपेन जो है वो शुरू की गई है, एक मैसिव कैंपेन, 5 डेज़ कैंपेन, जिसका आज 3rd रोज़ है और 3rd डे है उसका। और उसके अंदर बच्चों को पोलियो के कतरे ना सिर्फ मेक श्योर किए जा रहे हैं कि पिलाए जाएं, चाहे वो घरों में हैं, वो घरों पे मौजूद नहीं है, घरों की मार्किंग की जाती है, मेक श्योर किया जाता है कि हर बच्चा पोलियो के वो 2 कतरे पिए ताकि वो ज़िंदगी भर के लिए पोलियो जैसे मर्ज से महफूज रह सके। बिल्कुल, तो इस पर बात करेंगे हम डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं कि इस वक्त कैंपेन जो है वो किस तरह से जारी है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। मुदस्सिर साहब, जिस तरह से 5 रोज़ा कैंपेनिंग के बाद फिर लाहौर में जारी है पुरजोर तरीके से, और हम उम्मीद करते हैं कि वो टारगेट अचीव हो जाएं, तो पहले बताइएगा इन 5 रोज़ों में 5 रोज़ जो कैंपेन है इसमें टारगेट क्या रखा गया है? ये जो कैंपेन है ये NID है, नेशनल इम्यूनाइजेशन जो हमारी कैंपेन होती है। जो लाहौर का टारगेट है वो 18,75,000 बच्चे हैं जो हमने 5 दिन में कवर करने हैं। फर्स्ट 3 डेज जो हैं वो रेगुलर डेज होते हैं, 2 दिन कैचअप डेज होते हैं इसके अंदर। आज तीसरा रोज है और उसके बाद 2 कैचअप डेज होंगे। इसके जरिए हम 5 दिनों के अंदर इस कैंपेन को कंप्लीट करेंगे। हमें सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है इस दफ़ा के जो यहाँ पर लाहौर के अंदर स्कूल्स अब ऑब्वियसली बंद हैं, तो जब स्कूल से बच्चे मौजूद होते हैं तो उनको टारगेट करना इजी होता है। छुट्टियों की वजह से अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, तो उनको भी अब ट्रेस भी करना है, ट्रैक भी करना है और इम्यूनाइज भी करना है। सो ये हमारा टारगेट है। 5,470 टीम्स हैं हमारी जो कि इसमें हिस्सा ले रही हैं, और उसमें ट्रांजिट टीम्स भी हैं, फिक्स पॉइंट्स भी हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मोबाइल टीम्स हैं, बहुत से वॉलंटियर्स हैं। मैसिव एक कैंपेन होती है, यानी 5,470 टीम्स के जरिए तकरीबन 12,000 लोगों के जरिए हम पूरी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 18,75,000 बच्चों को हमने 5 दिन के अंदर जो 5 साल से कम बिल्कुल बिल्कुल डीसी साहब, ये छोटा फिगर नहीं है ना, बच्चों की तादाद का जो टारगेट रखा गया है, ना ही टीम्स का जिनको हैंडल करना होता है। लेकिन मैसिव कैंपेन है और करना पड़ेगी। क्या रीज़न है कि हमारा लाहौर का जो सीवरेज सैंपल है वो नेगेटिव नहीं आ रहा, वो मुसलसल पॉजिटिव आ रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देयर वाज अ टाइम, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2.5-3 साल पहले का ही टाइम अगर हम याद कर लें तो लाहौर का सैंपल मुसलसल 2-2.5 साल नेगेटिव रहा था। हमने बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब क्या रीज़न है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? उसकी वजह ये है, लाहौर का एक प्रॉब्लम ये है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स है। यहाँ पर बहुत से लोग डेली बेसिस पे आते हैं, डेली बेसिस पे बाहर जाते हैं। सेकेंडली, इसलिए यहाँ पर कैंपेन मैसिव चाहिए और फ्रीक्वेंट चाहिए। पिछले कोविड की वजह से कैंपेन ज़्यादा हो नहीं सकी, और ये 3री की 4थी कैंपेन है। यूजुअली जब आप जिस टाइम की बात कर रही हैं उस टाइम में 10-10 कैंपेन हुआ करती थी साल के अंदर, 12-12 कैंपेन हुआ करती थी। सर मुझे 2019 का टाइम भी याद है, आपने भी हर महीने कैंपेन की है। आपने मतलब लाहौर ने 2019 में भी सिर्फ कोविड की वजह से मुतासर हुआ ना, 2019 में भी सैंपल पॉजिटिव था। आपकी रिसर्च क्या है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। अगर कैंपेन ज्यादा करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि बच्चे जो हैं वो सारे इम्यूनाइज हो जाएंगे। जिस टाइम की आप बात कर रही हैं 16, 17, 18 की, उस टाइम नंबर ऑफ कैंपेन ज्यादा हो रही थी। अभी ये मैं तो कोविड इस साल तो ऑब्वियसली कोविड की वजह से मसला हुआ, पिछले साल भी कैंपेन्स उतनी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। सो नंबर ऑफ कैंपेन्स बढ़ानी पड़ेंगी ऑब्वियसली। ठीक है मुदस्सिर साहब, एक और इशू जिस पर लोग सोचते हैं कि यहाँ पर रिपल्शन है कि लोग पिलवाते नहीं हैं कतरे। ये लाहौर में कितना बड़ा मसला आपने देखा कि लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं पिलवाने हैं, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आवाम की तरफ से तब भी प्रॉब्लम होती है। देखिए, हमने ये बिल्कुल ये इशू आता है, रिफ्यूजल जिसे हम बोलते हैं।
रेफ्यूजल को हम कवर करते हैं, फिर हमें पॉश एरिया में ज़्यादा रेफ्यूजल का इशू आता है। वहाँ पर लोग रिफ्यूज़ करते हैं अपने बच्चों को कतरे पिलाने से, फिर हमें उनको कायल करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। एट सम स्टेज असिस्टेंट कमिश्नर्स को जाना पड़ता है, और इवन कुछ हालात में तो डिप्टी कमिश्नर खुद भी जाते हैं सो उनको रिक्वेस्ट करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए। सो ये हमारी कैंपेन का हिस्सा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कल तक हमने सारे रिफ्यूजल्स कवर कर लिए, तकरीबन कोई 70 के करीब रिफ्यूजल्स थे, सब के सब हमने कवर किए। बिल्कुल सही। लेकिन डीसी साहब, आपने कहा नंबर ऑफ कैंपेन्स बढ़ाना पड़ेगी। आई विल गो बैक ऑन दैट पॉइंट कि जब आप नंबर ऑफ कैंपेन्स बढ़ाएंगे तो लोगों के जहनों में ये सवाल आएगा कि हम हर महीने या हर कुछ अरसे के बाद अपने बच्चों को पोलियो के कतरे क्यों पिलवाएं, क्यों गवर्नमेंट इतना फ्रीक्वेंट हो रही है, जबकि कहा जाता है सिर्फ 2 कतरे ही काफ़ी हैं। और फिर इंटरनेशनल रिसर्चेस के मुताबिक आपको एवरी 6 मंथ्स ड्रॉप्स पिलाने चाहिए, जो एक प्रोटोकॉल है। लेकिन जाहिर है हमारा सैंपल नेगेटिव नहीं आ रहा, तो हमें फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा। उस अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं कि लोगों को मेक श्योर किया जाए कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक महीने में 2 दफ़ा भी पी रहे हैं तो? जी ये आपको पता कैंपेन अभी से नहीं है, बड़ी पुरानी चल रही है। ये 2006-7 में भी कैंपेन थी, चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान उन 2 ममालिक में शामिल है अफगानिस्तान के साथ, जहाँ पर जो पोलियो जो अभी तक मौजूद है वायरस इसका। सो इसलिए हमें बहुत एक ये एग्जॉस्टिव प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इट्स वेरी कम्बरसम, वेरी टायरिंग, कि हमें हर दफा एक कैंपेन करनी पड़ती है ताकि कोई बच्चा रह ना जाए। पहले आपको पता है फाटा में हालात बड़े खराब थे, वहां से इन्फ्लक्स था, वहां पर बड़े केसेस आ रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कंट्रोल हुआ अब पिछले कुछ सालों के 1-2 सालों के अंदर। सो बलूचिस्तान में कुछ इश्यूज थे, अभी पंजाब में भी डेफिनेटली कोई इन्फ्लक्स पड़ा है, यहाँ पर भी हुआ। सो कैंपेन तो हमारी हर दफा होनी है, क्योंकि नए बच्चे ऐड अप होते हैं हर दफा। ठीक है, लेकिन पुराने बच्चों को भी तो पिलाया जाता है ना हर दफा, हर बच्चा। तरीका नहीं है ना हमारे पास उसका वी डोंट हैव एनी वे, कोई इजी वे इसका है नहीं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वे कि जिसके जरिए हमें ये कंट्रोल करना है। तो हम WHO की स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, WHO हमारे साथ होता है इसके अंदर। हम जो डेली बेसिस पे रात को मीटिंग होती है, WHO के रेप्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो कैंपेन्स हो रही है सारी WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो बेसिकली फिर इसको अब हर बच्चे को हर बार कतरे पिलाने हैं, और यही अगर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में केसेस बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान इससे बाहर निकल आएगा। इसके अलावा मलिक साहब, एक और इशू कोरोना के हवाले से, जो कि लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, उस पर क्या सिचुएशन है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लॉकडाउन जिन इलाकों में है उस तरह से लोग वहां पर फॉलो नहीं कर रहे। जी, हमने जो कल लॉकडाउन लगाया है इंशाल्लाह वो हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएंगे, और जो भी एरियाज हैं वहाँ पर पुलिस की नफरी हमने लगाई है, हम लोग कनातों के जरिए बंद किया है, बैरिकेड्स हैं, वी आर मॉनिटरिंग देम, और जो अंदर आना जाना उन गलियों का, उन रास्तों का चेकिंग के बगैर हम बिल्कुल नहीं जाने दे रहे। बहुत ही इमरजेंसी हो तो फिर भी उसके जरिए भी हम उसका भी प्रोटोकॉल अवेलेबल है। सो अल्टीमेटली हमने कोविड को कंटेन करना है, कोविड को कंटेन करने का स्मार्ट लॉकडाउन ही एक हल है, और हम उस तरफ जा रहे हैं। और मेरी लोगों से गुजारिश है, आपने जिस तरह पहले बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, इस दफा का जो वायरस है वो इट हैज़ म्यूटेटेड, और वो उसका कोई समझ नहीं आ रही वो किस तरफ जा रहा है। विंटर्स भी हैं, स्मॉक एलिमेंट भी है, डिफिकल्टी है काफ़ी ज़्यादा, और इस दफ़ा क्रिटिकल है काफ़ी। पिछले 14 डेज में तकरीबन 3500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं यहाँ पर लाहौर, सिर्फ लाहौर के अंदर, और तकरीबन मोर देन 50 लोग हमारे क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटर्स के ऊपर है। सो इस दफ़ा उसकी जो डेंजर है वो ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है इस वायरस का, तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट, बिल्कुल सही, लोगों को एहतियात करनी चाहिए। हर चीज़ सिस्टम के ऊपर, हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं डाली जा सकती। आपको कोरोना वायरस हो गया तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा उसका, आप खुद होंगे जब तक आप SOP को फॉलो नहीं करेंगे। ये तो मेरा लोगों को हर रोज़ का मैसेज होता है। सर, आपने बात की हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा सकते, स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर रहते हुए हम कुछ फॉलो करा रहे हैं रूल्स। अब सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक और SOP जारी किया गया था हेल्थ एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ की जानिब से कि हम 50% स्टाफ कर देंगे दफातर में। उसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ? क्या उस पर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है? कुछ देखा जा रहा है कि वाकई में दफातर ने 50% स्टाफ किया या नहीं किया? इवन DC ऑफिस में क्या सूरत हाल है कि सरकारी दफातर में भी 50% स्टाफ? देखिए, लास्ट टाइम भी आपको याद है कि जब पिछली फर्स्ट वेव थी उसमें 50%
जो अटेंडेंस थी उसके ऊपर हमने ऑफिसेज चलाए थे। इस दफ़ा भी इसके ऊपर डेफिनेटली फैसला हो रहा है और ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ने फैसला करना है तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। सर नोटिफिकेशन तो आया हुआ है, तो हो गया है, फैसला हो गया हुआ है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है, नोटिफिकेशन हो गया, तो ऑब्वियसली वी विल इंप्लीमेंट दैट। ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव टू इंप्लीमेंट दैट। सही, तो फिर 50% भी होना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ का रेशो भी। इसके अलावा आपने मलिक साहब जिक्र किया कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और ये बड़ा ज़रूरी है कोरोना को कवर करने के लिए, उसको रोकने के लिए। लेकिन इसके अलावा जब गैदरिंग्स होती हैं, चाहे वो 200 की हो, 500 की हो, फिर 5-5 हज़ार की, 15 हज़ार की, क्योंकि जलसा भी आने वाला लाहौर में 13 दिसंबर को, उसके लिए क्या तैयारी है? हुकूमत ने कह दी है कि हम जलसा होने देंगे लेकिन कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है, तो फिर इनके हवाले से एक्शन भी लिया जाएगा, दरख्वास्त भी होगी, FIRs भी होंगी। के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो आपको ऑब्वियसली इट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाटएवर गवर्नमेंट डिसाइड्स, लेकिन मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कोरोना इस दफ़ा जो सिचुएशन है उसकी क्रिटिकल है। और कल इनका वफद जो मेरे से मिला था उनको हमने क्लियरली ये बात बताई थी कि वहाँ पर SOP का ख्याल हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि SOP का ख्याल हो सके जहाँ पर बड़ी गैदरिंग होती है। सेकेंडली 300 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। इसलिए हमने उन्हें क्लियरली ये बताया था कि ये इन खतरात की वजह से हम उनको इजाज़त मैं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकती। और ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट फैसला करेगी, कोई इसका लायामल तय होगा, तो उस लिहाज से फैसला होगा इसका। सेकेंडली ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वो हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पर इजाज़त दी नहीं जाती है। So that was the main reason। इजाज़त का तो सिलसिला हमने मुल्तान में भी देखा कि नहीं थी, लेकिन गैदरिंग कितनी बड़ी थी और जलसा हो गया। पेशावर में भी इजाज़त नहीं थी, मानसहरा में भी नहीं थी, तो लाहौर इज़ नॉट डिफरेंट कि इजाज़त नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि लोग नहीं निकलेंगे। अनफॉर्चुनेटली लेकिन मैं तो आपसे कोविड की लिहाज से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपका SOP क्या होगा, लाइहा अमल क्या होगा? क्योंकि लोग तो आएंगे, लोग तो बाहर आएंगे, ये फोर्स ही किया जा रहा है पॉलिटिकली। देखिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि 300 से ऊपर की गैदरिंग अलाउड नहीं है। दिस इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक गैदरिंग 300 से ज्यादा, मैरिज हॉल्स में भी 300 से ऊपर गैदरिंग ओपन स्पेस में भी अलाउड नहीं है। अगर वो करनी भी है तो वो उनके भी SOPs हैं। So अगर गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट टेक्स सम अदर डिसीजन तो ऑब्वियसली तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कोविड सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मेरी गुजारिश ये होगी कि प्लीज इसको ना करें। बिल्कुल ठीक, आपकी गुजारिश लोगों तक पहुंच गई। अब देखते हैं लोग मानते हैं या नहीं मानते। वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और गुजारिश तो की है, गवर्नमेंट ने भी गुजारिश की है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जब जलसा होगा, आवाम आएगी बहुत बड़ी तादाद में, तो फिर उसके बाद सिर्फ एक ही हिकमत अमली रह जाती है कि फिर आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। बिल्कुल। दूसरी तरफ आपको एक अच्छी खबर सुनाते चलते हैं कि कावन, जिसके लिए बहुत मीडिया कैंपेन्स चली, बहुत NGOs ने काम किया, अब जब वो कंबोडिया पहुंच गए हैं तो 10 सालों में, कैन यू इमेजिन द लोनलीएस्ट एलिफेंट, जिसको टाइटल दिया गया मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, उस हाथी ने 10 सालों में पहली दफ़ा किसी दूसरे हाथी से इंटरैक्ट किया है। तो ये एक बड़ी अच्छी हो गई है पेशरफ्त इस हाथी के लिए, कावन के लिए, और इसके अलावा तमाम वो चाहने वाले जो कि कावन को चाहते थे कि वो अपनी जगह पर पहुंच जाए। ये वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की, और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। 24 न्यूज़ बाखबर।